क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली सुबह 7 बजे हम लोग एसएसटी का क्लास करते हैं, है ना। हम लोग एसएसटी में अभी इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 6 पढ़े थे, है ना। चैप्टर नंबर 6 को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में हम लोग जाने थे। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 का शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर 7 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। चैप्टर 7 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 का नाम क्या है? तो नाम है चैप्टर 7 का व्यापार और भूमंडलीकरण, है ना। तो यहाँ पे हमको जानना है कि किस तरीका से व्यापार के कारण जो है ना भूमंडलीकरण हुआ। मतलब व्यापार के कारण क्या हुआ? पूरा देश एक हो गया, पूरा दुनिया क्या हो गया? एक हो गया, है ना। मतलब व्यापार के कारण पूरा दुनिया एक दूसरे से जुड़ा। तो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना है, इस चैप्टर में जानना है कि व्यापार के कारण ही हम भारत जो है, इंग्लैंड जो है भारत पर कब्जा किया, या भारत इंग्लैंड से जुड़ भी पाया, भारत को बहुत सारा फायदा भी हुआ, बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो वो सब चीज़ हम लोग जानने वाले हैं ना व्यापार के बारे में। और व्यापार के द्वारा कैसे भूमंडलीकरण हुआ, कैसे विश्व बाजार पूरे देश में आया, है ना। फिर कैसे आर्थिक मंदी आया, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में समझना है, जानना है ना। इस चैप्टर में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा परिभाषा है, तो सब हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक ना। जितने भी परिभाषा हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबको हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी लोग क्लास में आ चुके हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग, है ना। जितने भी लोग क्लास में आ चुके हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग, है ना। सब लोग एक बार क्लास को जल्दी से लाइक करके और शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग आ जाए क्लास में, और फिर हम लोग एक एक करके, है ना, इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक ना। तो जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक करके जल्दी से क्लास को सब लोग शेयर करिए। तो एक बार जोर लगा के शेयर करिए। अब तो आपका, आप लोग बोलते थे कि सर कब सिलेबस खत्म करिएगा, एग्जाम के बाद करिएगा क्या? अब तो आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, तो अब एक बार आप लोग अच्छे से शेयर करिए, है ना, ताकि सब लोग आ जाएं क्लास में और सब लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक, चले तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास को। पढ़ने वाले हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। क्या पढ़ने वाले हम लोग? बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के बारे में इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास एक ही चैप्टर बच जाएगा, चैप्टर नंबर 8। क्या बच जाएगा? चैप्टर नंबर जो है 8 आपके पास बच जाएगा। चैप्टर 7 तक हम लोग का क्या हो चुका है? कंप्लीट, है ना। चैप्टर मतलब 7 अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे? चैप्टर 8 पढ़ेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? व्यापार और भूमंडलीकरण। चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, है ना। इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर बचेगा, है ना, उस प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। उस चैप्टर को भी पढ़ लेंगे तो पूरा इतिहास हमारा कंप्लीट। और इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर बचेगा, है ना। तो इस तरीका से कहें तो एक तरीका से हमारे पास अब 3 चैप्टर और बच चुका है। 3 चैप्टर हमारे पास क्या बच चुका है? और बच चुका है ना। एक है बिहार का भूगोल, तो वो आपको संजय सर आकर के पढ़ा देंगे, ठीक ना। एक दिन संजय सर आएंगे और पूरा बिहार का भूगोल वो पढ़ाएंगे। बोले हैं कि बिहार का भूगोल हम पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो वो भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक ना। चले तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में। जानते हैं आप व्यापार किसे कहते हैं? आपको कई बार बता चुके हैं कि व्यापार किसे कहते हैं। कल भी तो शायद बताए थे, है ना। तो बार बार आपको बता चुके हैं कि व्यापार होता क्या है, व्यापार किसको कहते हैं, है ना। अब तो कोई दिक्कत इसमें आपको होगा नहीं। व्यापार के परिभाषा में छोटा छोटा परिभाषा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो कह रहा है कि व्यापार किसको कहते हैं? तो 2 व्यक्ति या 2 देशों के बीच, 2 व्यक्ति या 2 देशों के बीच क्रय विक्रय को, यानी खरीद बिक्री को व्यापार कहा जाता है। अगर 2 आदमी के बीच जो है ना कोई चीज का खरीद बिक्री हुआ तो वो व्यापार कहलाएगा, या 2 देश के बीच कोई चीज का खरीद बिक्री हुआ तो वो भी क्या कहलाएगा? व्यापार ही कहलाएगा, है ना। तो कह रहा है कि 2 व्यक्ति या 2 देशों के बीच, 2 व्यक्ति या 2 देशों के बीच, 2 व्यक्ति या 2 देशों के बीच क्रय विक्रय को, 2 देशों के बीच क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं व्यापार का परिभाषा, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। व्यापार कहा जाता है।
तो चैप्टर का नाम आपका है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो व्यापार क्या होता है? तो दो व्यक्ति या दो देशों के बीच के खरीद बिक्री को क्या कहा जाता है? व्यापार कहा जाता है। जैसे अगर भारत जो है अगर अमेरिका से कुछ खरीद बिक्री करता है तो इसका मतलब दोनों के बीच क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। दोनों के बीच क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है ना। दोनों के बीच व्यापार हो रहा है, ऐसा माना जाएगा, ठीक ना। जैसे भारत अगर कोई सामान, भारत जो है कोई सामान खरीदता है किससे? अमेरिका से, तो इसका मतलब है दोनों के बीच क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है ना। दोनों के बीच क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है ना। और दो देशों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ये भी आप जानते हैं, अगर दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उस व्यापार को हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं, है ना। उस व्यापार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? व्यापार का परिभाषा हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में क्या था? भूमंडलीकरण, है ना। चैप्टर का नाम था व्यापार और भूमंडलीकरण। तो पहले चैप्टर के नाम को हमको समझना बहुत जरूरी है ना। पहले हम लोग को चैप्टर के नाम को समझना क्या है? बहुत जरूरी है। तो व्यापार का मतलब हम समझ लिए। व्यापार किसको कहते हैं? दो व्यक्ति या दो देशों के बीच क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है, ये हम समझ लिए, है ना। अब इसके बाद हमको समझना है भूमंडलीकरण किसको कहते हैं, तो वो भी आप लोग जानते हैं, है ना। वो भी आप जानते हैं, भूमंडलीकरण का भी परिभाषा आप जरूर जानते होंगे, है ना। भूमंडलीकरण जो है हम आपको पढ़ाए थे। भूमंडलीकरण जो होता है ना उसको वैश्वीकरण भी कहा जाता है। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है? एक ही होता है। तो वैश्वीकरण के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भूमंडलीकरण आपको आता है, ठीक ना। तो भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी कहा जाता है ना। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण एक ही होता है, जान लीजिए पहले। तो वैश्वीकरण आपको पहले पढ़ाया ना, तो वही हो गया भूमंडलीकरण। वही क्या हो गया? भूमंडलीकरण, है ना। भूमंडलीकरण मतलब पूरा भूमि को एक करना, पूरे देश पूरा दुनिया के भूमि को क्या करना? एक करना। भूमंडलीकरण, भू से भूमि, मंडलीकरण मतलब एक करना, है ना। तो पूरा दुनिया के भूमि को एक करना क्या कहलाएगा? भूमंडलीकरण। लेकिन इसका अर्थ परिभाषा जब लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। विश्व के सभी देशों को आपस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जोड़ना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है ना। विश्व के सभी देशों को, है ना, विश्व के सभी देशों को 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 आपस में विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है ना। तो विश्व में जितने भी देश हैं अगर सबको एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं, है ना। तो आपको ये पहले से ही मालूम था कि विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है ना। इसको हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण भी कहा जा सकता है। और वैश्वीकरण का आपको पहले से ही परिभाषा हम बताए हुए हैं, है ना। वैश्वीकरण का आपको हम पहले से ही परिभाषा बताए हुए हैं, है ना। विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग व्यापार होता है तो मान लिए कि भारत है, ये भारत जुड़ा नेपाल से। भारत जो है किससे जुड़ गया? नेपाल से, है ना। फिर नेपाल जो है मान लिए कि जुड़ गया किससे? नेपाल जुड़ गया चीन से। नेपाल किससे जुड़ गया? चीन से। फिर ये चीन जो है जाके दोस्ती कर लिया किससे? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से, है ना। और तो इस तरीका से जो है क्या हो गया, फिर चीन भारत को भी कुछ देता है, भारत भी पाकिस्तान को भी कुछ देता है, नेपाल भी पाकिस्तान को भी कुछ देता है। तो इस तरीका से कह सकते हैं कि सब देश आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। सब देश आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं, है ना। तो विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया आपको चैप्टर का नाम अच्छे से? तो एक बार बता दीजिए सब लोग जल्दी से। हम लोग समझ लिए व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में। व्यापार और भूमंडलीकरण, आपके चैप्टर का नाम क्या था? व्यापार और भूमंडलीकरण। तो आप समझ गए व्यापार किसे कहते हैं और भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। कोई दिक्कत?
जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। साख का मतलब क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास, है ना। इसको आप चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 में मुद्रा बचत एवं साख में जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा डिटेल से, ठीक। सारा चीज आपको हम पढ़ा दिए हैं, है ना। सारा चीज आपको हम 100% करवा दिए हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उस चैप्टर को निकालिए, पढ़ जाइए, बात खत्म, है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। चले आगे। तो हम लोग जान रहे हैं, आप लोग स्टार्ट करने वाले हम लोग इस चैप्टर को, व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर को। आप सबको मालूम है ना। आप सबको मालूम है कि आज शाम में आप लोग का क्रैश कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कि क्रैश कोर्स कब आएगा सर, क्रैश कोर्स कब आएगा। तो आज जो है ना शाम में आपका क्रैश कोर्स आने वाला है ना। तो इसके लिए जो भी नए स्टूडेंट हैं, है ना, या जो पुराने स्टूडेंट हैं, सबके लिए मतलब ये एक बहुत ही अच्छा मतलब आपका ये होगा, तैयारी को जो है एक नया उड़ान देगा। आपके तैयारी को जो है क्रैश कोर्स एक नया उड़ान देगा, चाहे आप नए स्टूडेंट हैं चाहे आप पुराने स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए, है ना। नए स्टूडेंट के लिए तो ये मतलब समझिए कि संजीवनी बुट्टी का काम करेगा, और पुराने स्टूडेंट के लिए क्या काम करेगा? टॉनिक का काम करेगा, है ना। पुराने स्टूडेंट के लिए मतलब और अच्छा होगा कि उनका रिवीजन हो जाएगा और वो टॉपर बनने के मतलब राह पर जो है अग्रसर होंगे, है ना। तो इस बैच से पिछले वर्ष जो है आपको मालूम ही है कि टॉप 10 में 90 स्टूडेंट आए थे टोटल, जिसमें से 20 स्टूडेंट जो है इसी बैच के स्टूडेंट थे, है ना। ड्रीम 450 क्रैश कोर्स बैच के स्टूडेंट थे 20 स्टूडेंट। तो फिर इस बार देखिए आगे क्या होने वाला है, वो सब आप लोग पे डिपेंड करता है, ठीक ना। और जल्दी ही बिहार में मतलब पहली बार एक ऑनलाइन टेस्ट का ऐप आ रहा है ना। एकेडमिक में आज तक मतलब अभी पहली बार हो रहा है। कंपटीशन में ऐसा बहुत सारा ऐप है, लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में ऐसा ऐप नहीं था। दिशा ऑनलाइन टेस्ट आ रहा है। दिशा ऑनलाइन क्लास ऐप पहले से है, यहाँ पे दिशा ऑनलाइन टेस्ट भी एक आ रहा है बहुत जल्दी ही आपके पास, है ना, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी आप लोग के लिए आ रहा है। बस आपको जाके इस पे पूरा क्वेश्चन पढ़ा रहेगा, हर समय 24 घंटा जो है टेस्ट चलते रहेगा। बस आपको क्या करना है, जाके मारते रहना। जब जब मन करेगा टेस्ट देने का तो जाके आप टेस्ट करते रहिए। आप लोग बोलते थे सर टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा, तो उसका जो है समस्या को ही दूर कर दिया गया है दिशा ऑनलाइन टेस्ट, है ना, दिशा ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से। चले, आप जो भी नए बच्चे हैं तो आप जानते हैं कि ड्रीम 450 कोर्स अपना चल रहा है। और ड्रीम 450 जो आपका कोर्स है, अगर इसमें ही आपको क्लास का सारा चीज़ आपको मिल पाता है तो ये मिल पाएगा। अगर आप में से कोई लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये नंबर है आपके ऑफिस का 77008794 कोर्स का प्राइस कितना है? 499 रुपये आपके कोर्स का प्राइस है ना। क्रैश कोर्स भी आने वाला है और फुल कोर्स भी रहेगा। तो फुल कोर्स का प्राइस 499 है। फुल कोर्स अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा? फुल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स दोनों मिल रहा है। फुल प्लस क्रैश दोनों मिल रहा है, और क्रैश कोर्स में सिर्फ आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, है ना। और फुल कोर्स लेते हैं तो आपको फुल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स, उसी में आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। तो जो लोग भी लिए हुए हैं तो उनके लिए कोई टेंशन का बात नहीं, बस आपको पढ़ाई करना है। जो नए लोग हैं वो जो कोर्स लेना चाहें ले सकते हैं। अगर क्रैश कोर्स लेना चाहें तो क्रैश कोर्स ले सकते हैं। फुल कोर्स लेना चाहें तो उनको दोनों चीज एक ही साथ मिल जाएगा, फुल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स, है ना। और यहाँ पे एक ही बार जो है आपसे मतलब ये मिलने वाला है। मतलब जो लोग एक बार ले चुके हैं उनसे दोबारा जो है फी नहीं लिया जाएगा। तो ये एक हम लोग का ये है कमिटमेंट है आप लोग से, और इसको हम लोग पूरा भी करने जा रहे हैं कि आप लोग से दोबारा कोई भी पैसा किसी भी चीज़ के नाम पे नहीं लिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। और क्रैश कोर्स जो नए स्टूडेंट होंगे वो बस लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को एक मोटिवेशनल लाइन से। आज का मोटिवेशनल लाइन है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। अगर कोई इंसान मैदान में हार जाता, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन किसी कारण बस आपका पढ़ाई छूट गया, हो सकता है कि किसी कारण बस आपका मतलब पूरा पढ़ाई आप शुरू से अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो आप कोई बात नहीं है, अभी भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। तो कह रहा है मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, आप जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप मन से हार गए हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तब आप नहीं जीत सकते, है ना। अगर आप सिर्फ आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर आपसे नहीं हो रहा है तो एक दिन हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। लेकिन आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा,
तब तो नहीं ही होने वाला है ना, तब तो नहीं ही होने वाला है। अगर आप कहा जाता है कि इंसान मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है ना, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है, तो अगर आप जैसा सोचिएगा वैसा ही करिएगा। बस आपका मन से वो बात 100% निकलना चाहिए, है ना, अपने मन से 100% निकलना चाहिए कि ये हमको करना है। जैसे अगर आपके मन में है कहीं ना कहीं कि हमको इतना नंबर लाना है, तो फिक्स है कि आपको उतना नंबर आएगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर मन से आप हार गए तब नहीं आ पाएगा, है ना। आपके मन में पूरा जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि हम ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो एक दिन जरूर आएगा। एक दिन क्या मतलब, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आएगा, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं हम लोग चैप्टर आपका व्यापार और भूमंडलीकरण, जिसमें हम लोग जान चुके हैं व्यापार किसको कहते हैं, तो दो व्यक्तियों या दो देशों के बीच खरीद बिक्री को व्यापार कहा जाता है ना। दो व्यक्ति या दो देशों के बीच जो भी चीज का खरीद बिक्री होता है उसी को क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है, ठीक। दो व्यक्ति या दो देशों के बीच खरीद बिक्री को व्यापार कहा जाता है, आपको बता चुके हैं, है ना। उसके बाद आपका है भूमंडलीकरण, तो ये भी आपको बता दिया कि दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण को हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। भूमंडलीकरण को हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भूमंडलीकरण को हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। आगे कह रहा है कि ये तो व्यापार और भूमंडलीकरण आपके चैप्टर का नाम है, उसका अर्थ हम पहले ही बता दिए कि व्यापार क्या होता है, दो देशों के बीच क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है, दो देशों के बीच खरीद बिक्री को व्यापार कहा जाता है। और भूमंडलीकरण क्या होता है, तो दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। अब बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारत का एक प्राचीन सभ्यता था, है ना, भारत का एक प्राचीन सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसका भी जो है ना व्यापारिक संबंध मिस्र और मेसोपोटामिया से था। किससे, मिस्र और मेसोपोटामिया से था। भारत के सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वह मिस्र और मेसोपोटामिया से था। मतलब आज से हमारे यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है, आज से व्यापार नहीं हो रहा है, प्राचीन काल से व्यापार हो रहा है ना, प्राचीन काल से व्यापार हो रहा है। तो ये बात कहने का इसका अर्थ है कि आज से जो हम लोग एक दूसरे देश से नहीं जुड़े हुए हैं, प्राचीन काल में हमारा सबसे प्राचीन सभ्यता जो था हड़प्पा सभ्यता था, तो उस समय में भी हम लोग मिस्र से और मेसोपोटामिया से क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। उस समय भी हम लोग मिस्र से और मेसोपोटामिया से व्यापार किया करते थे, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे कहने जा रहा है ये, ठीक। नेक्स्ट आपका कह रहा है विश्व बाजार क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा। यहाँ पे इस चैप्टर में आपका जो परिभाषा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिक्स है एक परिभाषा आना आपके एग्जाम में, है ना। यहाँ से इस चैप्टर से एक परिभाषा आपके एग्जाम में फिक्स है, ठीक ना। किसी साल के क्वेश्चन को देख लीजिए उल्टा करके, है ना, इस चैप्टर से आपका एक परिभाषा जरूर आया होगा लघुत्तरीय में, है ना, लघुत्तरीय प्रश्न में लगभग चांस ही चांस है अधिकांश साल में। अगला है विश्व बाजार, ये क्या होता है, विश्व बाजार क्या होता है ना, विश्व बाजार क्या होता है। तो बोला विश्व बाजार मतलब विश्व का बाजार, विश्व बाजार मतलब क्या, पूरा दुनिया का बाजार, है ना। वैसा बाजार जहां पर दुनिया के सभी देश का सामान उपलब्ध हो उसी को क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। वैसा बाजार जहां पर दुनिया के सभी देश का सामान उपलब्ध हो उसको क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं, ठीक ना, है ना। वैसा बाजार जहां पर दुनिया के सभी देशों का सामान क्या हो, उपलब्ध हो, उसको क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। जैसे वहां पे अमेरिका का भी सामान उपलब्ध होगा, चीन का भी होगा, नेपाल का भी होगा, भूटान का भी होगा, कुछ पाकिस्तान का भी होगा, है ना। तो उसी बाजार को क्या कहेंगे, विश्व बाजार कहेंगे, है ना। तो ये कहाँ पे हो गया, तो कह रहा है कि वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो तो उसको विश्व बाजार कहते हैं। जैसे मुंबई में विश्व बाजार है, मुंबई में विश्व बाजार है, वहां पर जो है दुनिया के सभी देशों का सामान एक जगह पे मिल जाता है। दुनिया में जितने भी देश हैं तो वहाँ उसका जो सामान है वो मिल जाता है, कहाँ पर, एक ही जगह पे। तो उसको कहेंगे विश्व बाजार, क्या कहेंगे, विश्व बाजार कहेंगे, ठीक ना, है ना, समझ गए। तो विश्व बाजार कहेंगे, है ना, वर्ल्ड मार्केट, ठीक ना, वर्ल्ड लेवल मार्केट, है ना।
नेक्स्ट आपका है कि दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया था। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार का नाम क्या था? अलेक्जेंड्रिया एक बाजार था, अलेक्जेंड्रिया, है ना। इसके बारे में आपके किताब में चर्चा है। तो दुनिया का सबसे पहला जो विश्व बाजार था वो कौन था? अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम था? अलेक्जेंड्रिया जो है दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार था। दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार कौन था? बताइएगा। अलेक्जेंड्रिया, नाम याद रखिएगा। अलेक्जेंड्रिया जो था वह दुनिया का सबसे बड़ा विश्व बाजार था। आगे करा कि अलेक्जेंड्रिया का तीन महादेश अफ्रीका, यूरोप और एशिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया अब से व्यापारिक अलेक्जेंड्रिया तीन महादेश अफ्रीका, यूरोप और एशिया का व्यापारिक केंद्र था, है ना। अफ्रीका का व्यापार यहाँ से होता था, है ना। यूरोप का और एशिया का, तीन महादेश का व्यापार यहाँ से होता था। कहाँ से? अलेक्जेंड्रिया से। अलेक्जेंड्रिया एक विश्व बाजार था। यहाँ से तीन देश के लिए व्यापार होता था। कौन कौन? तीन देश नहीं, तीन महादेश के लिए। तीन देश नहीं, तीन महादेश, मतलब कितना देश सोच सकते हैं। इतना व्यापार यहाँ पे हो, इतना देशों के लिए यहाँ पे व्यापार होता था। कौन कौन महादेश थे? एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तीन महादेशों के लिए व्यापार कहाँ से होता था? तो अलेक्जेंड्रिया से। कहाँ से? अलेक्जेंड्रिया से। अलेक्जेंड्रिया क्या था? विश्व बाजार था, दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रिया को लाल सागर के मुहाने पर यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था। पूछेगा कि अलेक्जेंड्रिया जो बाजार था इसको बसाने वाला कौन था? अलेक्जेंड्रिया जो बाजार था उसको बसाने वाला कौन था, है ना। अलेक्जेंड्रिया बाजार को बसाने वाला कौन था? तो वो कौन था? सिकंदर, महान सम्राट सिकंदर। महान सम्राट सिकंदर का नाम सुने होइएगा, वही जो है ना अलेक्जेंड्रिया नाम के विश्व बाजार को बसाया था। अलेक्जेंड्रिया को कौन बसाया था? तो सिकंदर। ठीक, तो यहाँ पर विश्व बाजार के सारे चीज को हम लोग समझ लिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। सर सिंधु सभ्यता क्या है? मतलब दुनिया में ना सबसे पहले जो कह सकते हैं कि लोग बसे उसी को कहा गया सभ्यता। मतलब भारत में जो सबसे पहले जहां लोग बसे तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता, वहीं पर सारे लोग बसे थे, है ना। ठीक ना, तो वो प्राचीन एक सभ्यता था, मतलब वहां पे लोग बसे थे। ठीक है, तो विश्व बाजार किसे कहते हैं समझ में आ गया। वैसा बाजार जहां दुनिया का सभी वस्तु एक जगह पे उपलब्ध हो उसको क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार कौन था? दुनिया का सबसे पहला विश्व बाजार कौन था? अलेक्जेंड्रिया। कौन था? अलेक्जेंड्रिया, है ना। अलेक्जेंड्रिया बोला। अलेक्जेंड्रिया जो है किस किस महादेश का व्यापारिक केंद्र था? तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, है ना। अलेक्जेंड्रिया जो है उसको कौन बसाया था? तो वो महान सम्राट सिकंदर के द्वारा बसाया गया था। अलेक्जेंड्रिया को जो है महान सम्राट सिकंदर के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वाणिज्यिक क्रांति। क्या है? वाणिज्यिक क्रांति है ना। तो अब हम समझते हैं वाणिज्यिक क्रांति किसको कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक ना, वाणिज्यिक क्रांति किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। कह रहा है कि व्यापार के क्षेत्र में आपको हम बताए थे क्रांति का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक कोई चीज का बढ़ जाना। क्रांति का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक कोई चीज का बढ़ जाना क्रांति कहलाता है। बहुत सारे क्रांति के बारे में आपको हम पहले से पढ़ा चुके हैं। हरित क्रांति मतलब कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं, है ना। श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं, है ना। तो कोई भी चीज में शब्द में अगर क्रांति लग जाए तो इसका मतलब है बहुत अधिक बढ़ जाना। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाना, है ना। हरित क्रांति में कृषि का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। उसी तरीका से आपका बात हम करें अगर श्वेत क्रांति का, तो उसमें दूध का उत्पादन जो था वह बहुत अधिक बढ़ गया। और यहाँ पर क्या है? वाणिज्यिक क्रांति। तो वाणिज्यिक क्रांति में क्या चीज बढ़ जाएगा बताइए? अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो बताएंगे
जाएंगे कि वाणिज्यिक क्रांति में क्या चीज बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास, किसके क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, व्यापार से। तो व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार को वाणिज्यिक क्रांति कहा जाता है ना। व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व मतलब अप्रत्याशित, मतलब क्या, उम्मीद से ज्यादा विकास और विस्तार को वाणिज्यिक क्रांति कहा जाता है। व्यापार के क्षेत्र में क्या हुआ, बहुत अधिक विकास हुआ और व्यापार का बहुत अधिक क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसी को हम लोग वाणिज्यिक क्रांति के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाणिज्यिक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा वाणिज्यिक क्रांति क्या होता है ना। वाणिज्यिक क्रांति क्या होता है, तो व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व मतलब बहुत अधिक, अभूतपूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अधिक विकास और विस्तार को वाणिज्यिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रहेगा परिभाषा वाणिज्यिक क्रांति का, याद रहेगा, है ना। किसके क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, व्यापार के क्षेत्र से संबंधित है ना। व्यापार के क्षेत्र में है ना बहुत अधिक विकास और विस्तार हुआ, जिसे वाणिज्यिक क्रांति कहा जाता है। कह रहा है कि वाणिज्यिक क्रांति का केंद्र इंग्लैंड था। पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि वाणिज्यिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था, है ना। वाणिज्यिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था, तो आपको क्या लिखना है, इंग्लैंड। क्या लिखना है, इंग्लैंड, है ना। वाणिज्यिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था, तो इंग्लैंड से हुआ था। ठीक, वाणिज्यिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि वाणिज्यिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था, तो इंग्लैंड से हुआ था। ठीक ना। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक क्रांति का शुरुआत क्यों हुआ, यह भी तो पूछा जा सकता है कि वाणिज्यिक क्रांति का शुरुआत क्यों हुआ। तो भौगोलिक खोज, नया नया जगह का खोज हुआ, नया नया जगह का खोज हुआ। पूर्ण जागरण, यहाँ पे आधा खाली जागरण लिखा गया है, इसको पूर्ण जागरण कर लेना है। क्या कर लेना है, इसको पूर्ण जागरण, है ना। तो वाणिज्यिक क्रांति का खोज, वाणिज्यिक क्रांति क्यों आया, तो भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज के कारण। उसके बाद है पूर्ण जागरण, मतलब पूर्ण जागरण आया उसके कारण, और राष्ट्रीय राज्यों का उदय, नए नए राष्ट्रीय राज्य जन्म लिया, उसके कारण वाणिज्यिक क्रांति का जन्म हुआ। तो ये तीन कारण है वाणिज्यिक क्रांति के जन्म लेने का, है ना। वाणिज्यिक क्रांति के जन्म लेने का तीन कारण है। पहला कारण है भौगोलिक खोजे, मतलब नया नया जगह का जब खोज हुआ ना, तो लोग वहां व्यापार करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए, व्यापार करने के लिए। जैसे वास्को डी गामा भारत आया था, भारत का वो भौगोलिक खोज किया था और यहाँ आया था व्यापार करने के लिए। उसके बाद है पूर्ण जागरण, मतलब लोगों के मन में पहले बहुत सारा अंधविश्वास वगैरह था कि समुद्र में जाएंगे डूब जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन बाद में वो सब खत्म हो गया और लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, तो वही हुआ पूर्ण जागरण। और उसके बाद नए नए राज्य का उदय, बहुत सारा नया राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ। तो वहाँ पर जो है ना सामान का जरूरत था, तो लोग क्यों गए, व्यापार करने के लिए गए। इसके कारण क्या आया, वाणिज्यिक क्रांति आया। इसके कारण क्या आया, वाणिज्यिक क्रांति आया, है ना। इसके कारण वाणिज्यिक क्रांति आया। तो वाणिज्यिक क्रांति के आने के तीन कारण था, है ना। वाणिज्यिक क्रांति के आने के तीन कारण था, भौगोलिक खोज, पूर्ण जागरण और नए नए राज्य का उदय। ठीक ना। वाणिज्यिक क्रांति क्या होता है, तो व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और विस्तार को वाणिज्यिक क्रांति कहा जाता है। ठीक, चले आगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आगे है आपका औद्योगिक क्रांति। क्या है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, इसको देखना है ना। औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कमेंट में, तो आप बात मत कीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब जो है बात करने का समय है भी नहीं, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स को ऑफ कर लीजिए, या तो दूसरे के कमेंट पर ध्यान नहीं देना, है ना। दूसरे दो काम कर लीजिए, या तो कमेंट बॉक्स को क्या कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए पूरी, अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो, है ना। नहीं तो क्या करना है कि दूसरे के कमेंट को ध्यान नहीं देना है, अपना पढ़ाई करना। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं अपने तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरा का कमेंट पे ध्यान देना बहुत ही गलत बात है ना। अगर दूसरा को देखने वाला आदमी दूसरे को देखते रह जाता है, खुद को नहीं देख पाता है। तो अगर आपको खुद को देखना है तो दूसरा को देखना क्या करना होगा, बंद करना होगा। ठीक ना। तो आप क्या चाहते हैं, खुद को देखना चाहते हैं कि दूसरा को देखना चाहते हैं, है ना। कहा जाता है कि खुद से जीतने का जिद है मुझे, खुद को ही हराना है,
मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। मतलब जो व्यक्ति खुद को देखता है वो आदमी क्या हो जाता है, उसके पीछे एक दिन जमाना चलता है ना। और जो आदमी दूसरा को देखता है वो दूसरे को देखते रह जाता है। तो आप लोग जो है दूसरे के मतलब दूसरा क्या कमेंट कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए, है ना। और बाद बाकी जो दूसरा कमेंट कर रहा है तो उसको हम भेज देंगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति करने के लिए, ठीक ना। फालतू कमेंट देखेंगे तो उसको हम भेज देंगे इंग्लैंड, जाके वहाँ औद्योगिक क्रांति करेगा, है ना। आय करा औद्योगिक क्रांति क्या होता है तो ये भी आप समझ ही गए होंगे। जब वाणिज्य क्रांति आप समझ गए तो औद्योगिक क्रांति भी आप समझ ही गए होंगे, है ना। हम आपको बताए हैं कि क्रांति का मतलब ही क्या होता है कि वृद्धि। क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का अर्थ होता है वृद्धि, है ना। क्रांति का अर्थ क्या होता है, वृद्धि होता है ना। हरित क्रांति का मतलब क्या हो गया, कृषि के उत्पादन में वृद्धि। श्वेत क्रांति का मतलब क्या हो गया, दूध के उत्पादन में वृद्धि, है ना। वाणिज्य क्रांति का मतलब क्या हो गया, व्यापार में वृद्धि। वाणिज्य क्रांति का मतलब क्या हो गया, व्यापार में वृद्धि। और औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा, उद्योग में वृद्धि, है ना, उद्योग में वृद्धि, ठीक ना। उद्योग में वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे, औद्योगिक क्रांति कहेंगे। उद्योग में वृद्धि को क्या कहेंगे, औद्योगिक क्रांति कहेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा, यहाँ पे वाष्प हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखाने में व्यापक पैमाने पर, है ना। वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखाने में, है ना। पहला बात है यहाँ मशीनों द्वारा, दूसरा बात है बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तु का उत्पादन करना, है ना। व्यापक पैमाने पर वस्तु का उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। अब क्या हुआ, पहले लोग हाथ से काम करते थे, पहले लोग क्या करते थे, हाथ से ही काम करते थे। छोटे छोटे उद्योग था, मतलब छोटा छोटा कुटीर उद्योग था। लेकिन जब मशीन का आविष्कार हो गया, क्या चीज का, मशीन का आविष्कार हुआ, तब जाके मशीन का जब आविष्कार हुआ तो लोग क्या करने लगे, मशीन से उत्पादन करने लगे, है ना। मशीन से जब उत्पादन करने लगे तो उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गया। जब हाथ के मतलब लोग जब जो है ना मजदूर के बदला जब मशीन से उत्पादन किया जाने लगा तो क्या हो गया, उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गया। उसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ना, है ना। तो मशीन के बदले ये मजदूर के बदले मशीन से उत्पादन किया जाने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गया, जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। पहले भी आपको हम बता चुके हैं औद्योगिक क्रांति का परिभाषा, है ना। तो मशीन के बदले क्या चीज, ये मजदूर के बदले क्या चीज, मशीन। मजदूर के बदले, यहाँ लिखते हैं मजदूर के बदले जो है ना मशीन का उपयोग करके, मजदूर के बदले मशीन का उपयोग करके, है ना, उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि किया गया, जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पर भी वही परिभाषा है, बोला वाष्प शक्ति से संचालित मशीन के द्वारा, वाष्प शक्ति से संचालित मशीन के द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर, मतलब बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। तो हम लोग जब वाष्प शक्ति आ गया तो उससे चलने वाला मशीन के द्वारा क्या करने लगे, उससे चलने वाला मशीन के द्वारा जो है ना, उसी से चलने वाला मशीन के द्वारा कारखाना में उत्पादन किया जाने लगा। उसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। औद्योगिक क्रांति का भी केंद्र कहाँ था, इंग्लैंड। पूछेगा वाणिज्य क्रांति का केंद्र कहाँ था, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति का केंद्र कहाँ था, इंग्लैंड, है ना। वाणिज्य क्रांति का केंद्र इंग्लैंड, औद्योगिक क्रांति का केंद्र इंग्लैंड, ठीक। इतना समझ में आपको आ गया। जल्दी अगर आपको समझ में आ गया है यहाँ तक वाणिज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति, तो आप बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया। दोनों चीज आप समझ लिए। चैप्टर 4 का आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर चैप्टर 4 का नोट्स कब मिलेगा, भारत में राष्ट्रवाद, तो आज मिल जाएगा, है ना। हम आप मतलब होता क्या है कि नोट्स बन गया है, बस उसको एक बार चेक भी तो करना पड़ता है, तो बस आपको चेक करके और आज जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना।
वैसे आपको पैनल पीडीएफ मिला ही है। पैनल पीडीएफ में बहुत ज़्यादा चीज़ रहता है ना, एक्स्ट्रा चीज़ भी बहुत सारा पढ़ाते हैं, उतना तो नोट्स में रहता भी नहीं। नोट्स में तो आपको जो चीज़ किताब का बात है वही है, लेकिन पैनल पीडीएफ में आपको हम उससे 25% एक्स्ट्रा बात बताते हैं ना, तो वो चीज़ जो है पैनल पीडीएफ में भी रहता है। तो अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो पैनल पीडीएफ के माध्यम से बनाइए, और नहीं आपको बस चाहिए खाना बना हुआ चाहिए, बस आपको खाना है, तो आपके लिए ये नोट्स है, आप उसको बस ये कर लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए और पढ़िए, है ना। लेकिन सेल्फ नोट्स बेस्ट है ना, सेल्फ नोट्स बेस्ट होता है। आ गया उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसको कहते हैं, तो कई हजारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। हम लोग पहले जाने थे उपनिवेश क्या होता है। तो कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे भारत था, है ना, भारत था पहले, तो भारत पर इंग्लैंड कब्जा कर लिया था। भारत कमजोर देश था, इंग्लैंड शक्तिशाली देश था, तो भारत पर इंग्लैंड क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो भारत को इंग्लैंड का उपनिवेश कहा जाता था। भारत को इंग्लैंड का क्या कहा जाता था, उपनिवेश कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे हमको उपनिवेश का परिभाषा नहीं पूछा है, उपनिवेशवाद का परिभाषा पूछा है, तो थोड़ा सा अंतर होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। थोड़ा सा शब्द बदल गया मतलब उसका अर्थ बदल जाता है ना। ये ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप लोग में से अधिकांश लोग जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा मिला चीज, वही चीज लिख देते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होता है, बात वही होता है, लेकिन जो पूछा जाता है वो हमको लिखना होता है ना। तो यहाँ उपनिवेश नहीं पूछा जा रहा, उपनिवेशवाद पूछा जा रहा है। तो उपनिवेशवाद क्या होता है ये समझिए। तो कह रहा है कि किसी शक्तिशाली देश, ये क्या टाइपिंग हो गया, किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उससे भी परिभाषा आसान हो गया, उपनिवेश से भी इसका परिभाषा क्या हो गया, आसान हो गया, है ना। किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद कहलाएगा, है ना, है ना। और जिस देश पर वो कब्जा करता है, वह देश, जो देश कब्जा करता है उसका उपनिवेश कहलाता है। समझे, थोड़ा सा दोनों में अंतर है ना। तो समझिए उपनिवेशवाद क्या होता है, तो किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे कि ये जो विचार है इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं ना, ये जो विचार है इसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड जो है वह भारत पर कब्जा कर लिया, इंग्लैंड जो है वह भारत पर कब्जा कर लिया, तो इंग्लैंड जो है क्या चीज को बढ़ावा दे रहा था, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा था। क्या कर रहा था, इंग्लैंड उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा था, है ना, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि या अगर उपनिवेश कहेगा तो आपको तो पहले से मालूम ही है, ठीक ना। कह रहा है कि एशिया और अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा उपनिवेश का स्थापना किया गया। जितने भी एशिया के बहुत सारे देश पर, अफ्रीका के और अमेरिका के बहुत सारे देश पर, यूरोप के जो देश सब थे वो लोग क्या बनाए, अपना उपनिवेश बना लिए थे सबको, है ना। यूरोप वाला सब बहुत तेज था, है ना, यूरोप वाला सब उस समय बहुत तेज था, पूरा दुनिया पर ही कब्जा कर लिया था, पूरा दुनिया उसी के हैंडल में चल रहा था। यूरोप में आपका जैसे हम बात करें तो फ्रांस हो गया, ये आपका हो गया, इंग्लैंड हो ही गया, है ना, पुर्तगाल हो गया, ये लोग बहुत तेज था, है ना, पूरा दुनिया पे कब्जा कर लिया था, ठीक। तो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में यूरोपीय देश सब जो हैं वो लोग अपना उपनिवेश स्थापित किए थे। भारत में भी किया था, भारत एशिया महादेश का एक देश है, और भारत को भी अपना उपनिवेश बना लिया था कौन, इंग्लैंड। भारत को भी अपना उपनिवेश कौन बना लिया था, इंग्लैंड बना लिया था, जो कि यूरोप का देश है, यूरोप महादेश का देश है इंग्लैंड, ठीक ना। ये लोग बहुत सारा अपना उपनिवेश वगैरह, देखते हैं नाव से ऐसे आता था अपना उपनिवेश बना लेता था, ऐसे आके कब्जा करता था, ऐसे आके वो लोग क्या करता था, कब्जा उब्जा किया करता था, ठीक ना। समझ गए। नेक्स्ट आपका उपनिवेश का उद्देश्य क्या होता है। उपनिवेश
उपनिवेश हम लोग जानते हैं कि भारत जो है, भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज का उपनिवेश रहा, है ना। भारत लगभग 200 वर्षों तक जो है इंग्लैंड का क्या रहा, उपनिवेश रहा, है ना। और भारत पहले सोने का चिड़िया था, भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, तो अंग्रेज इसको लूट लूट के क्या बना दिया, लूट लूट के जो है सीधा चिड़िया बना दिया, सोने के चिड़िया से सीधा चिड़िया बना दिया, ठीक ना। ये हो गया, मतलब बहुत चीज हमारे जो है संसाधन को अंग्रेज लूट करके ले गया। कह रहा उपनिवेश बाद का उद्देश्य होता है आर्थिक शोषण करना, मतलब यहाँ आकर के वो लोग पैसा कमाने के लिए उपनिवेश बनाता है ना। पैसा कमाने के लिए क्या करता है, पहले किसी भी राज्य को वो अपना उपनिवेश बना लेते थे, किसी भी राज्य को अपना उपनिवेश वो क्यों बना लेते थे, तो पैसा कमाने के लिए बना लेते थे। जैसे भारत था, तो भारत को अपना इंग्लैंड उपनिवेश बनाया, तो इंग्लैंड यहाँ क्या करता था, इंग्लैंड जो है यहाँ से कच्चा माल लेकर के जाता था। अब कच्चा माल लेकर के गया, कच्चा माल लेकर के यहाँ से जाता था, है ना। और एक चीज, वो कच्चा माल लेने के लिए उपनिवेश बनाता था, कच्चा माल को लेने के लिए उपनिवेश बनाता था। जिसको अपना उपनिवेश बना लिया, जिस पर कब्जा कर लिया, वहां से जितना भी कच्चा माल है, जितना भी संसाधन है, सबको ले लेके चल गया कहाँ, इंग्लैंड। और फिर वहां पर उस कच्चा माल से क्या बना दिया, उस कच्चा माल से जो है तैयार सामान जो है बना करके ला करके यहीं के बाजार में बेच देता था, यहीं के बाजार में क्या करता था, ला करके बेच देता था। तो यही क्या था, इंग्लैंड का काम था, यहाँ से कच्चा माल ले जाना, फिर इंग्लैंड के फैक्ट्री में तैयार माल तैयार करना, है ना, और उसको ला करके फिर यहीं के बाजार में बेच देना, फिर यहीं के बाजार में ला करके उसको बेच देना। ये किसका काम था, ये इंग्लैंड का काम था, ये किसका काम था, ये इंग्लैंड का काम था। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, है ना। ये चीज कह रहा है। तो इसका उद्देश्य मात्र क्या था, आर्थिक शोषण करना, हम लोगों का आर्थिक शोषण करना। उपनिवेशवाद का उद्देश्य था आर्थिक शोषण करना, क्या था, आर्थिक शोषण करना, ठीक ना। आगे कह रहा है कि इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों से कच्चा माल और बाजार दोनों मिल जाता था। अगर कोई किसी को उपनिवेश बनाता था तो उससे क्या मिल जाता था, उसको कच्चा माल मिल जाता था और बाजार भी मिल गया। कच्चा माल भी यहीं से ले गया, वही तैयार माल करके लाया, फिर यहीं बेच भी दिया। तो बहुत तेज था वो लोग, यहीं से हमारे यहाँ का ही सामान को ले जाता था, है ना, हमारे यहाँ के सामान को ही ले जाता था और हमारे यहाँ ला करके ही तैयार करके सामान को हमारे यहाँ आकर के ही बेच देता था, ठीक ना। ये था। आया करा कि इंग्लैंड में जब उपनिवेश बहुत सारा देश को बनाया वो, तो इंग्लैंड में बहुत सारे जगह हैं, जैसे मैनचेस्टर एक जगह था, लिवरपूल एक जगह था, लंदन जैसे उपनिवेशवाद का ही परिणाम है। तो ये बड़े बड़े शहर जो बने हैं इंग्लैंड के, तो ये व्यापार के कारण ही बने। क्या चीज़ के कारण, व्यापार के कारण ही ये सब शहर, वहाँ पे इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर बना, है ना। मैनचेस्टर शहर का विकास, वही सूती वस्त्र के लिए फेमस है। लिवरपूल बना, लिवरपूल शहर जो है का उदय हुआ, लंदन शहर का उदय हुआ, ये सब व्यापार के कारण ही हुआ, है ना। तो मैनचेस्टर है कहाँ, इंग्लैंड में। मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड में है। लेकिन भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आप बताएंगे। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, आपको याद है कि भूल गए, आपको हम पढ़ाए थे, है ना, आपको हम पढ़ाए थे, तो आपको याद है या भूल गए, जल्दी से बताइएगा। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, है ना, उसको क्या, जल्दी से बताइए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है ना। देखते हैं सबसे पहले किसका, तो फरहान का आ रहा है अहमदाबाद, है ना। सबसे पहले फरहान का आ रहा है, उसके बाद अलखा सिंह है, उनका आ रहा है अहमदाबाद, ठीक ना। और बहुत सारे लोगों का आ रहा है अब, और बहुत सारे लोग गलत भी जो है ना आंसर दे रहे हैं, आई माई लिख रहे हैं, बर्मिंघम उर्घिम उर्घिंगम कुछ कुछ लिख रहे हैं, कोई कोई मुंबई तुम्बई यार लिख रहा है। ठीक है, अधिकांश लोगों को याद है, कुछ लोग जो है ना गड़बड़ है खाली। अगला है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर, मैनचेस्टर क्या होता है, मैनचेस्टर एक जगह का नाम है जहाँ जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस था इंग्लैंड में। तो हमारे यहाँ भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है अहमदाबाद, तो उसको हम लोग भारत का मैनचेस्टर कह दिए, है ना। उसको हम लोग क्या कह दिए, भारत का मैनचेस्टर कह दिए, ठीक ना। आगे है कि गिरमिटिया मजदूर, यहाँ गिरमिटिया यहाँ रमिटिया लिख दिया, रमिटिया मजदूर, बताइए। गिरमिटिया मजदूर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया मजदूर क्या होता था ये देखिएगा, है ना। गिरमिटिया मजदूर क्या होता था ये देखिएगा, है ना। तो बोल रहा है कि
औपनिवेशिक देश के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा, है ना, एक निश्चित समझौता द्वारा एक निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्र में ले जाकर कृषि करवाया जाता था, उसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। बोल रहा है कि इंग्लैंड जो है उपनिवेश बनाया, इंग्लैंड बहुत सारे जगहों को क्या बनाया, उपनिवेश बनाया, है ना, उपनिवेश बनाया। तो उपनिवेश जब बनाया तो क्या करता था कि यहाँ के लोगों को, अपने उपनिवेशिक देश के मजदूर को, है ना, अपने यहाँ ले जाता था। वो अपने शासित देश में जहाँ पर उसका शासन था वहाँ पे ले जाता था और वहाँ ले जाके छोड़ देता था, वहाँ ले जाके छोड़ देता था और वहाँ बोलता था कि खेती करो, है ना। जैसे हमारे यहाँ के खास करके भोजपुरी भाषी क्षेत्र जो है, भोजपुरी भाषी क्षेत्र छपरा उपरा का बहुत सारा आदमी को इंग्लैंड ले गया था। कहाँ ले जाके मॉरिशस में छोड़ दिया। अभी वो सब मॉरिशस का प्रधानमंत्री यार बन गया, है ना। एक कोई व्यक्ति है जो छपरा के ही थे और वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो बिहार के ही हैं। तो इंग्लैंड का काम क्या था, इंग्लैंड का काम क्या था कि अपने औपनिवेशिक देश से, इसका औपनिवेशिक देश कौन था, भारत था, इसका उपनिवेश था ना भारत। तो यहाँ से जो है मजदूर को ले जाता था और ले जाकर के अपने शासित देश में जहाँ पर वो शासन कर रहा होता है वहाँ पर उससे खेती करवाता था। जैसे ले गया, मान लो कि यहाँ से जो है ना इंग्लैंड आया भारत में और यहाँ से तुम लोगों को ले गया, तुम लोगों को ले जाके कहाँ छोड़ दिया, मॉरिशस यहाँ ले गया और यहाँ ले जाता था और यहाँ इससे क्या करवाता था, खेती करवाता था। क्या करवाता था, खेती करवाता था। तो इसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, इसी को क्या कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, ठीक ना। जो औपनिवेशिक देश के ऐसे मजदूर जिनको एक निश्चित समझौता के द्वारा, एक एग्रीमेंट बनता था कि आप हमारे यहाँ चलिए, और एग्रीमेंट के द्वारा एक निश्चित समय के लिए जो है कहीं ले जाता था और वहाँ जाके उससे खेती करवाता था, तो उसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। उसी को क्या कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब गिरमिटिया मजदूर मान लीजिए कि हो गया, है ना, ये सब गिरमिटिया मजदूर हो गया। मतलब मानिए कि इंग्लैंड हमारे यहाँ आया, इंग्लैंड आया था तो वो क्या किया, भारत में बहुत सारे लोग को देखा बेरोजगार बैठा हुआ है, तो भारत में बहुत सारे लोगों को देखा इन लोग को तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर बैठल रहता है, आराम करता है। तो उसको क्या किया, बोला चलिए हमारे साथ, आपको हम काम देते हैं। उसके साथ समझौता किया और समझौता करने के बाद क्या किया, बोला कि चलिए, और ले गया। ले जाके वहाँ क्या करवाता था, खेती का काम करवाता था, खेती का काम करवाता था। दूसरे देश में ले जाके छोड़ देता था जहाँ पर उसका शासन होता था, वैसा देश में। जैसे मॉरिशस में भी वो शासन करता था तो वहाँ पे जाके ले जाके छोड़ देता था, ठीक ना। तो भोजपुरी भाषी जितने भी लोग हैं, आरा, बक्सर, छपरा, तो वहाँ के बहुत सारे लोगों को जो है ना, बहुत सारे लोगों को जो है इंग्लैंड अंग्रेज जो है ले गया था, कहाँ, दूसरे देशों में, है ना। तो आप लोग के पता करिएगा कि आप लोग के जो भोजपुरी क्षेत्र के जो भी लोग हैं तो पता करिएगा कि आप लोग के मतलब दादा परदादा और को तो अंग्रेज नहीं ले गया था कोई, और ऐसा तो कोई नहीं है कि अभी वहाँ वहाँ है, मॉरिशस आर में है ना। अभी भी वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ के, बिहार के, है ना। तो कह रहा भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य के और पश्चिमी बिहार के, पंजाब के हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए मजदूर को फिजी ले जाया जाता था। कहाँ ले जाया जाता था, बिहार यूपी से मजदूर को ले जाके फिजी में ले जाता था, फिजी में ले जाके छोड़ दिया, मॉरिशस में ले जाके छोड़ दिया, जमैका में ले जाके छोड़ दिया, टोबैगो, ट्रिनिडाड ये सब देश था, यहाँ पे ले जाके और देश में मजदूर ले जाया जाता था इंग्लैंड के द्वारा, ठीक ना। तो ये सब देश में मजदूर ले जाया जाता था किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, ठीक ना, है ना। तो बहुत सारे लोगों को ले गया है। अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे बिहार के रहते हैं, मॉरिशस वगैरह में, बक्सर आर के बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, हाँ ना। और वहाँ पे अभी बहुत अमीर बन गया वो लोग, जो है वहाँ पे तो कोई था नहीं, तो वो लोग अभी बहुत अमीर बन गया। और कई देश में तो प्रधानमंत्री यार भी बन गया, मंत्री उंत्री को तो छोड़िए दो, प्रधानमंत्री तक बन गया है बिहार का आदमी दूसरे देश में। अभी वर्तमान में जब अभी खत्म हो गया इंग्लैंड तब अभी है, पहले नहीं था। पहले तो वो ऐसे जाके अथी गन्ना का खेती करते थे, वहाँ पर गन्ना का खेती करते थे। बाद में वो भी आज़ाद हो गया, बाद में वो लोग ये क्या बन गए, वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। समझ में आ गया, गिरमिटिया मजदूर समझ में आ गया, है ना। गिरमिटिया मजदूर समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से हाथ खड़ा कीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। हाँ, और आप
फालतू कमेंट भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा फालतू कमेंट करिएगा तो आप लोग को भी भेज दिया जाएगा मॉरिशस, है ना, गिरमिटिया मजदूर बना के। बस आराम से वहाँ पे गन्ना का खेती करवाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं करिएगा तो बस गिरमिट वहीं भेजा जाएगा, कहाँ, मॉरिशस। चलिए अब आगे चले। हाँ, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। बहुत सारे परिभाषा इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है, तो हम लोग सारे परिभाषा को समझेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आउट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स ही माना जाएगा। इतने क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वह विश्व बाजार की उपयोगिता। आपको भी हम बताए थे कि विश्व बाजार क्या होता है। विश्व बाजार क्या होता है आपको बताए थे, तो याद है कि भूल गए? विश्व बाजार क्या होता है? वैसा बाजार जहां दुनिया के सभी देशों का सामान मिलता है ना, वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों का सामान मिलता है, उसको क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। कह रहा है कि सर वहां से पीएम बन के लौटेंगे। सही बात है, पीएम बन के लौटिएगा ना। तो कह रहा है कि विश्व बाजार की क्या उपयोगिता है? तो ऐसा बाजार, हम लोग जानते हैं पहले विश्व बाजार क्या होता है। तो ऐसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों का सामान उपलब्ध हो, उसको क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं, है ना। वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों का सामान उपलब्ध हो, उसको क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। कह रहा है विश्व बाजार का क्या उपयोगिता था, क्या उपयोग था विश्व बाजार का, इससे क्या होता था, ये समझना है हमको। तो कह रहा है कि इससे व्यापारी, मजदूर, पूंजीपति और मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ता, मतलब आम जनता के हित को विश्व व्यापार सुरक्षित रखता है ना। विश्व व्यापार सुरक्षित रखता है, विश्व बाजार या विश्व व्यापार सुरक्षित रखता है। बोला इससे सबको फायदा मिलता है। विश्व बाजार के होने से सबको फायदा मिलता है। किसको किसको? व्यापारी को भी फायदा मिलता है कि जहाँ से सामान सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीद के ले आएगा, जिस देश का सामान सस्ता होगा उस देश का सामान खरीद लेगा। मजदूर को भी फायदा मिलता है, पूंजीपति जो होते हैं उनको भी फायदा मिलता है, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको भी फायदा मिलता है कि ओरिजिनल सामान नहीं मिलता है तो चाइनीज सामान खरीद लेंगे, है ना। और आम उपभोक्ता, मतलब जो आम जो हम लोग ग्राहक हैं, तो इनको भी फायदा मिलता है। यानी विश्व बाजार अगर होता है तो उससे सबको फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? कि अगर मतलब किसी देश का जो सामान है उसका कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही चीज़ का अगर चाइनीज में लेंगे, मतलब दूसरे देश के थ्रू लेंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, तो उसका कीमत क्या होता है? बहुत कम हो जाता है ना। तो ये फायदा सबको मिलता है कि कम कीमत में सामान मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कम कीमत में सामान मिल जाता है ना। ये हो जाता है। दूसरा है कि विश्व बाजार में किसानों का उपज अच्छी कीमत मिलता है। बोला विश्व बाजार में क्या होता है? किसानों का उपज का अच्छी कीमत मिलता है। अब क्या होता है, आप यहाँ पे किसान भी क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। उनको जहाँ मन तहाँ जाके अपना सामान बेचते हैं, है ना। जहाँ मन वहाँ जा करके क्या करते हैं? अपना सामान जो है वह बेचते हैं, है ना, अपना सामान बेचते हैं। तो उससे उनको जिस देश में लगता है कि हमारा सामान अच्छा बिकेगा, ज़्यादा कीमत मिलेगा, उस देश में अपना सामान को भेज देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि किसान को भी उपज का अच्छा कीमत मिलता है। आगे कि श्रमिक, कुशल श्रमिकों को बोला कि कुशल श्रमिकों को, कुशल श्रमिक मतलब जो अच्छे मजदूर होते हैं, ट्रेंड मजदूर होते हैं, कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्व मिलता है। जो अब क्या करता है, ट्रेंड मजदूर है, तो वो क्या करेंगे, उनको वो चले जाएंगे अमेरिका। कहाँ चले जाएंगे? अमेरिका। तो अमेरिका में जब वहाँ पे जाएंगे तो उनका कीमत क्या हो जाता है? उनका कीमत बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। कोई काम यहाँ पे आप करिएगा 10,000 में, तो अमेरिका में जाके उस काम को करिएगा आप 25,000 में। तो जो काम यहाँ आप 10,000 में करिएगा, उसी काम के बदला अमेरिका में आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। तो जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको विश्व स्तर पे पहचान मिलता है और महत्व मिलता है। उनको क्या मिलता है? विश्व स्तर पे पहचान मिलता है और महत्व मिलता है ना, विश्व बाजार के रहने के कारण। आगे विश्व बाजार में रोजगार के नए नए अवसर सृजित होते हैं, मतलब नया नया चीज आते रहता है ना। विश्व बाजार में क्या होता है? रोजगार का नया नया अवसर आते रहता है। दूसरे देश में भी आपको रोजगार का अवसर वगैरह मिल जाता है, ठीक ना। दूसरे देश में भी आपको रोजगार का अवसर क्या होता है? मिल जाता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया? विश्व बाजार। ये क्या हो गया? विश्व बाजार का उपयोगिता। विश्व बाजार का क्या हो गया? उपयोगिता। अंकित ओझा जी बोल रहे हैं कि सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो 7 तारीख से आप लोग तैयार रहिएगा महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक ना।
अभी तो आप लोग का सिलेबस पहले हम लोग पढ़ा रहे हैं फुल सिलेबस, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी आपके लिए पूरा एकदम चलेगा अच्छे से। तो आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो पूरा उनको पढ़ना नहीं रहता है, तो वो सब लोगों का स्वागत होगा 7 तारीख को, है ना। फूल माला पहना के स्वागत किया जाएगा क्रैश कोर्स में। चले, तो कह रहा है कि कुशल जो, ये हम लोग देख लिए विश्व बाजार का क्या उपयोगिता होता है इससे, यानी सबको लाभ मिलता है ना। सबको इससे क्या मिलता है, लाभ मिलता है। किसान हो, मजदूर हो, है ना, व्यापारी हो, सबको इससे क्या मिलता है, लाभ मिलता है ना। आगे है विश्व बाजार के लाभ। विश्व बाजार के लाभ, आप लोग हंस रहे हैं, सही बात हम बता रहे हैं कि अधिकांश लोग जो है ना, आपके जो देखिए डिटेल से पढ़ने वाले लोग मात्र क्या है, 20% है। 20% भी नहीं, हाँ 20% या 10% आप कह सकते हैं। आप जिस ऑफलाइन क्लास में अगर जो लोग जाते होंगे उनको मालूम होगा कि पढ़ने वाले लोग कितने रहते हैं। तो 10% जो है ना, 10% जो है वो रहते हैं अच्छे से, जिनको फुल पढ़ना है, जिनको फुल पढ़ना है ना। जिनको हाफ पढ़ना है, मतलब जिनको काम चलाओ पढ़ना है, वैसे लोग रहते हैं 80% लोग, 80 क्या हम कह सकते हैं कि लगभग 40% लोग रहते हैं जो थोड़ा बहुत, मतलब आधा आधी पढ़ते हैं, आधा आधी पढ़ते हैं, मतलब ठीक से खाली पढ़ाई चल रहा है, ठीक है बात खत्म। पढ़ाई चल रहा है, बात खत्म, मतलब मीडियम में पढ़ते हैं 40% लोग, है ना, मीडियम में। और 50% जो लोग होते हैं वो तो बस खाली परीक्षा के राते में पढ़ते हैं, मतलब उनको खाली परीक्षा से मतलब होता है, पास होने से मतलब होता है, और कोई चीज से मतलब नहीं होता। तो इनका भी संख्या है, इनका भी संख्या है ना। इनका भी संख्या जो है वो है 50% है, जिनको क्या है सिर्फ जो है पास होने से मतलब है, ऐसा स्टूडेंट होते हैं 50%, है ना। तो अगर जी फुल जहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे जो बच्चा है वो क्या है, फुल पढ़ने वाला। जैसे अभी आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, आप रुके हुए हैं, तो आप फुल पढ़ने वाला बच्चा है। ये बच्चा कहाँ चले जाएगा, मीडियम वाला और पास होने वाला बच्चा, ये जहाँ टिक लगेगा, खाली टिक लगाया जाएगा वहाँ जाएगा ही, है ना। इसको कॉन्सेप्ट उनसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, इसको खाली टिक लगाने से मतलब है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, ये टिक लगाने से बस इसको मतलब होता है, और पास होने से तो ये बच्चा का संख्या ज्यादा होता है ना। ये भी बात है। लेकिन टिक लगाने से आपका क्या हो सकता है, टिक लगाने से आपको 400 तो नंबर आ सकता है, 350 आ सकता है, 300 आ सकता है, लेकिन 450 नहीं आ सकता है। और 450 आ भी सकता है अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, मतलब 450 तो पहले आ ही नहीं सकता है, 400 के अंदर ही आप रह सकते हैं। अगर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो 400 के अंदर तक आप जा सकते हैं, ठीक ना। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो, अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तभी जो है ना आप क्या करेंगे कि 450 प्लस पार कर पाएंगे, है ना। और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 100% कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तभी आप क्या होगा, जब हो सकता है कि अगर टॉपर वेरिफिकेशन, इससे ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं ना, 460 से ऊपर वाले बच्चे, 470 से ऊपर, 460 से ऊपर वाले बच्चे, उनको टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। तो वहाँ पर उनका इंटरव्यू होता है, क्या होता है, इंटरव्यू होता है। बिहार टॉपर के लिए इंटरव्यू होता है, 1000 बच्चों को लगभग बुलाया जाएगा पूरे बिहार से, कहाँ, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए 1000 बच्चों को। तो उनका क्या होता है, टॉपर वेरिफिकेशन होता है। टॉपर वेरिफिकेशन में 10-20 लोग बैठे होते हैं, 10 गो टीचर बैठे होते हैं बिहार बोर्ड में, और तब उनसे वहाँ पे उनको इंटरव्यू लिया जाएगा। जिस दिन मतलब अगर आप इसमें आ जाते हैं, टॉपर वेरिफिकेशन लिस्ट में आ जाते हैं, तब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर वहाँ पे आपके पास अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, तब जाके क्या होगा, आपके साथ दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पर से छंट जाते हैं सब लोग, और इसमें से मान लिए कि 50 लोग टॉप 10 में आ पाते हैं। इस पिछले साल 90 लोग आ पाए थे, पिछले साल 90 लोग आ पाए थे, है ना। और इस साल जो है आपका मतलब मतलब एक एवरेज माने हम कि 50 से 100 के बीच में लोग टॉप 10 में आ जाते हैं 1000 में से। और 900 लोग इसमें से भी छंट जाता है, जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहता है वो सब छंट जाता है, ठीक है ना। उसको नंबर आ गया लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको छांट दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर अच्छे ऐसे इस हिसाब से आपको पढ़ना है कि चाहे हम यहाँ तक जब जाएं तो वहाँ पर भी हम जो है ना छंट के नहीं आए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग का ये सब कुछ मतलब 0 से लेके पूरा हाई लेवल तक हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। ये चीज होगा, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होगा ही, वो भी होगा, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करिए, ठीक ना।
इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में आपको अगर हिस्ट्री के जो टीचर होंगे वो आपको 10 गो सवाल पूछेंगे, है ना, उसमें से मान लो 5 गो परिभाषा पूछ दिए, 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिए, तो वहाँ पर पता चल जाता है उनको कि बच्चा के पास क्या कॉन्सेप्ट है ना, किस तरीका से ये परिभाषा का जवाब दे रहा है, कैसा इनका कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ रट्टा मार है, ये सारा चीज चेक हो जाता है, उसके अनुसार वहाँ पे ये सब चीज देखा जाता है। हर विषय को आपको 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर एक क्वेश्चन को आपको लिख के बोलने बोलेगा, लिखने 1-2 क्वेश्चन लिखने भी बोला जाएगा। हिस्ट्री में पूछा, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक्स में, सब के वहाँ पे टीचर रहते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, मतलब सब कुछ के वहाँ पे आपके टीचर रहेंगे, हिंदी, संस्कृत, ग्रामर के, संस्कृत के, सब विषय के। तो आप लोग वहां तक पहले पहुंचिए, अभी से आप लोग टारगेट लेके चलिए कि हमको वहां तक पहुंचना है, टॉपर के लिस्ट तक पहुंचना है। तो इसके लिए 450 नहीं 475 पार करना होगा। अगर आपको जिनको टॉपर बनने का सपना है तो वो जो है 400 100% उनको पढ़ना होगा, 475 प्लस आप लाएंगे तभी आप टॉपर लिस्ट में रह पाएंगे, है ना। इससे कम में आपका कोई गुंजाइश नहीं है टॉपर लिस्ट में रहने का, है ना। उसमें अगर इससे कम रहता है आपके पास तो आप स्कूल टॉपर रहेंगे, गांव ये जिला गांव टॉपर हो सकते हैं, जिला टॉपर हो सकते हैं, बिहार टॉपर नहीं हो सकते। बिहार टॉपर के लिए ये टारगेट आपको इससे भी अधिक लेके आना होगा, तब जाके आप रह सकते हैं। और क्यों नहीं ला सकते हैं कि एग्जाम हमारे यहाँ दुगुना क्वेश्चन का होता है, तो ला सकते हैं, क्वेश्चन तो आधा ही बनाना है तो इसीलिए ला सकते हैं। ये नहीं कहिए कि 500 में से 475, 500 में से नहीं बकलोल, 1000 का तुम्हारा एग्जाम होता है, 1000 में से 475 लाना है। कहें कैसे 1000 का एग्जाम होता है, तो क्वेश्चन हमारे पास दुगुना रहता है ना, तो 1000 में से 475 लेके आना है, ना कि 500 में से। अगर उसको देखे तो कहा जाता है 500 लेकिन है वो 1000, है ना, क्योंकि हर जगह तो क्वेश्चन दुगुना, ऑब्जेक्टिव भी दुगुना, सब्जेक्टिव भी दुगुना, दीर्घोत्तरीय भी दुगुना, है ना, तो आराम से ये आ सकता है, ये भारी नहीं है। आगे हम लोग विश्व बाजार जो होता है उसका क्या लाभ होता है, इसको हम लोग देखते हैं। विश्व बाजार का क्या लाभ होता है। विश्व बाजार हम लोग जानते हैं कि वैसा बाजार जहाँ पर दुनिया का सभी वस्तु एक जगह मिलता है उसे क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। तो विश्व बाजार का क्या लाभ होता है, तो इससे होता है कि व्यापार और उद्योग तीव्र गति से वृद्धि होता है। व्यापार और उद्योग बहुत अधिक गति से क्या करता है, वृद्धि करता है ना। व्यापार और उद्योग में बहुत अधिक गति से क्या होता है, वृद्धि होता है ना, है ना, समझ गए। तो व्यापार और उद्योग में तीव्र गति से क्या होता है, वृद्धि होता है ना। उसके बाद कह रहा है कि पूंजीपति, मजदूर और मध्यम वर्ग नामक सामाजिक वर्ग का जन्म हुआ। इससे क्या होता है कि विश्व बाजार में के कारण व्यापार और उद्योग बहुत अधिक बढ़ता है, क्योंकि दुनिया के सब देश आते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ता है तो वहाँ पे फायदा मिलता है व्यापार और उद्योग को, वो भी बहुत अधिक बढ़ने लगता है। उसके बाद है कि समाज में विश्व बाजार के कारण 3 वर्ग का जन्म हुआ, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग। एक तो हुए बिजनेसमैन और एक उसका लेबर क्लास, है ना। तो एक तो हो गया आपका पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। और जो लोग दोनों में नहीं है, न बिजनेस में है और न लेबर में है, तो वो क्या है, मध्यम वर्ग के लोग हैं। जितने भी आम जनता है वो मध्यम वर्ग के यानी मिडिल क्लास के लोग है ना। अधिकांश लोग क्या है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो इसका जन्म हुआ, ये तीनों वर्ग का जन्म विश्व बाजार के कारण ही हुआ। आगे बैंकिंग व्यवस्था जो है उसका उदय और विकास जो है विश्व बाजार के कारण ही हुआ, है ना। विश्व बाजार आया तो इसी के कारण बैंकिंग व्यवस्था का क्या हुआ, उदय और विकास होने लगा। नया मतलब नए नए बैंक खुलने लगे, उसमें लोग पैसा जाके जमा करने लगा। ये सब चीज जो हो पाया वो विश्व बाजार के कारण ही हो पाया, ठीक ना। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के साथ साथ आधुनिकीकरण भी आया, है ना। औद्योगिकरण के साथ साथ क्या आया, आधुनिकीकरण भी आया। औद्योगिकरण का मतलब है उद्योग धंधा बहुत अधिक बढ़ा, और आधुनिकीकरण का मतलब है बहुत सारा नया नया चीज आया, बहुत सारा दूसरे देश से हमारे देश में क्या आया, नया नया चीज आया, है ना। बहुत सारा नया नया चीज हमारे देश में आया। आगे है कि औपनिवेशिक देश में संरचनात्मक क्षेत्र का विकास हुआ। अब जो औपनिवेशिक देश थे, जो उपनिवेश थे इंग्लैंड वगैरह के, उसको क्या फायदा हुआ, तो वो क्या किया कि वहाँ पर जो है ना बहुत सारा चीज़ का निर्माण करवाया। जैसे इंग्लैंड हम लोग के यहाँ आया तो यहाँ पे रेल बनवाया, रेल गाड़ी वही ना चलवाया था, अंग्रेज ही चलवाया था। सड़क बनवाया, ये सब काम जो है किया, रेल, सड़क, पुल, पुलिया, नाला, नाली जो भी था वो सब चीज़, मतलब संरचनात्मक क्षेत्र का विकास किया। कौन, औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज लोग, औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज लोग ये सब काम किया, ठीक ना। उसके बाद है
कि नई नई फसलों का उत्पादन हुआ। बहुत सारा नया नया फसल दूसरे देश से, जब एक देश दूसरे देश से जुड़ने लगे तो उसके कारण क्या हुआ, दूसरे देश का फसल, उस देश का फसल इस देश में, इस देश का फसल उस देश में, उस देश का फसल उस देश में जाने लगा, और नया नया फसल का क्या होने लगा, उत्पादन होने लगा, नया नया फसल का उत्पादन होने लगा, है ना। नई नई तकनीक का सृजन हुआ, कोई लोग नया टेक्निक सीख ले करके आया, मान लीजिए अमेरिका से, फिर कोई लोग वहाँ से लेके आया तो यहाँ के लोग सीख गया, यहाँ से कोई गया तो वहाँ के लोग सीख गया। तो इस तरीका से तकनीक का भी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ एक देश से दूसरे देश में, टेक्नोलॉजी का भी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ एक देश से दूसरे देश में। नया नया फसल था तो एक देश का फसल दूसरे देश में गया, दूसरे देश का फसल तीसरे देश में गया, इस तरीका से सभी देशों में फसल भी क्या होने लगा, फैलने लगा, है ना। तो ये सब काम हुआ उपनिवेश से, ये सब क्या हुआ, लाभ हुआ उपनिवेश से, ये सब क्या हुआ, लाभ हुआ उपनिवेश का, ये सारा क्या था, लाभ था, ठीक ना। आगे इसका हानि क्या हुआ, विश्व बाजार, उपनिवेश का नहीं, विश्व बाजार का, विश्व बाजार का हानि क्या क्या हुआ। विश्व बाजार का लाभ तो हम देख लिए, बहुत सारा फायदा हुआ, लेकिन इसका हानि क्या क्या हुआ ये देखना है। तो कह रहा है कि औपनिवेशिक देश का शोषण किया जाने लगा। जैसे इंग्लैंड था तो इंग्लैंड भारत का क्या करता था, शोषण करता था। जो उसका औपनिवेशिक देश था उसका वो लोग क्या करने लगा, शोषण करने लगा। मतलब यहाँ से कच्चा माल ले जाता था, तैयार माल लाता था, फिर बहुत अधिक कीमत में यहाँ आके यहीं के बाजार में बेच देता था, है ना, सब कुछ यहीं का, और यहीं आके अधिक दाम में भी बेचता था। तो ये चीज था, है ना। उसके बाद है लघु और कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योग का क्या हो गया, अंत हो गया। लघु और कुटीर उद्योग का अंत हो गया। हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग थे, तब जब बड़ा बड़ा मशीन से बन के सामान आया तो वो सस्ता सामान था, और हमारे यहाँ का जो लघु और कुटीर उद्योग का सामान था वो महंगा सामान था, तो लोग उसको खरीदना ही क्या कर दिए, बंद कर दिए, जिसके कारण क्या हो गया, लघु और कुटीर उद्योग बंद हो गया। जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे वो सारे क्या हो गए, बंद हो गए, है ना, वो सारे क्या हो गए, बंद हो गए। आ गया कि औपनिवेशिक देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। अब हमारे यहाँ के छोटे छोटे उद्योग बंद बंद हो गए, है ना, काम मशीन से होने लगा, काम मजदूर के बदला मशीन से होने लगा। तो क्या हो गया कि बेरोजगारी का समस्या बढ़ गया, बेरोजगारी का समस्या क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत अधिक। आ गया औपनिवेशिक देश में गरीबी और भूखमरी भी बढ़ गया। अब जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा, वो गरीब हो जाएंगे। जब बेरोजगार आप हो जाएंगे तो आप अपने आप क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, और गरीब हो जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, यानी भूख से मरेंगे, है ना। तो यही कह रहा है कि औपनिवेशिक देशों में गरीबी और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गया। पूरे गरीबी और भूखमरी जो है पूरे देश में आ गया, है ना, गरीबी और भूखमरी पूरे देश में आ गया। तो ये कहा गया है, ठीक ना। ये कहा गया कि ये सारा चीज हुआ, हानि हुआ, ये सब क्या हुआ, हानि हुआ विश्व बाजार के कारण। औपनिवेशिक देश का क्या किया गया, शोषण किया गया। लघु और कुटीर उद्योग का अंत हो गया। औपनिवेशिक देश में बेरोजगारी का जो है समस्या आ गया। उसके बाद औपनिवेशिक देश में गरीबी और भूखमरी का क्या आ गया, समस्या आ गया, ठीक ना। सर नोट्स सब बुक का कैसे मिलेगा, सब ऐप पे नोट्स वगैरह सब अभी मिल रहा है, और पूरा नोट्स एक साथ भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। हाँ, ये पूरा वर्ल्ड का स्थिति हो गया था, पूरा विश्व का, पूरा दुनिया में ऐसा चीज हुआ, लेकिन खास करके उस समय औपनिवेशिक देश में ज्यादा हुआ, जहाँ पे जैसे इंग्लैंड आया भारत में तो यहाँ पर ये स्थिति ज्यादा पैदा हुआ, है ना। अब इंग्लैंड में तो कोई गया नहीं, तो उसका कौन शोषण करेगा, तो वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन अधिकांश देशों में हुआ। यूरोप को छोड़ करके एशिया, अफ्रीका, है ना, और मतलब एशिया अफ्रीका वगैरह के देशों में ये चीज हर जगह पे हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज को भी हम लोग देख रहे हैं, और आप लोग, बहुत सारे लोगों का मतलब ऐप पर नोट्स डाउनलोड नहीं होता है, होता है, आप ठीक से करिएगा। आपको करने नहीं आता होगा तो कोई आपके घर में मान लीजिए बड़े लोग होंगे तो उनसे आप पूछ लीजिएगा, है ना, कि कैसे होगा, तो वो आपको बता देंगे, ठीक ना। तो कर लीजिएगा, नोट्स डाउनलोड होता है, एक दो लोगों का समस्या है, अगर नहीं होता तो सब मिलके आंदोलन कर देता है। इतना लोग, ये लोग को आंदोलन करना सिखा चुके हैं ना। आगे हम लोग देखते हैं साम्राज्यवाद के बारे में, है ना, है ना। अब हम देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्या है, साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद समझ गए, उपनिवेशवाद हम लोग समझ गए। अब साम्राज्यवाद क्या होता है, इस चीज को हम लोग को क्या करना है, समझना है ना। कह रहा है कि साम्राज्यवाद का परिभाषा हम लोगों को क्या करना है, समझना है।
उपनिवेशवाद समझ गए कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना उपनिवेशवाद कहलाता है। उसके कारण क्या क्या स्थिति होता है, ये सारी चीज को हम लोग जान लिए और समझ लिए। अब आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, साम्राज्यवाद है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर उसे अपने अंदर अधीन में रखना साम्राज्यवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद में क्या होता था, सिर्फ व्यापार उपार करने के लिए रखता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि शक्तिशाली देश जो है कमजोर देश पर अपने सेना को ले गया और जबरदस्ती जो है उस पर कब्जा कर लेता है। अगर शक्तिशाली देश कमजोर देश पर को अपने अंदर कर लेता है, सब कुछ वो अपने अंदर कर लेता है उस देश का, तो वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा साम्राज्यवाद। तो उपनिवेशवाद के कारण ही साम्राज्यवाद जन्म लेता है। पहले कोई अपना उपनिवेश बनाता है, पहले बनाया क्या, उपनिवेश, बाद में साम्राज्य बना लेता है, बाद में क्या बना लेता है, साम्राज्य बना लेता है। तो उपनिवेशवाद के कारण साम्राज्यवाद का जन्म होता है। तो दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा सा का क्या है, अंतर है ना। शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर अपने प्रत्यक्ष अधीन में रखना साम्राज्यवाद कहलाता है। यानी कोई भी शक्तिशाली देश अगर किसी कमजोर देश को पूरे तरीका से अपने अंदर में रखता, अपने हैंडल में रखता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका साम्राज्य कहलाएगा, और इस स्थिति को साम्राज्यवाद कहते हैं। कह रहा है कि यूरोपीय देशों द्वारा, जो यूरोप के देश सब थे, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र को साम्राज्यवाद के अधीन रखा गया। मतलब वो अपना साम्राज्य बना करके रखा था यूरोप। मतलब ये दोनों चीज कहें तो एक तरीका से एक ही है, थोड़ा सा का अंतर है ना, थोड़ा सा का इसमें क्या अंतर है। पहले उपनिवेश बनाता है, बाद में जाके क्या बना लेता है, साम्राज्य बना लेता है। अब हम लोग जानते हैं कि कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव अब हम लोगों को समझना है। प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव होता है ये अब देखते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हो गया, यूरोप का सारा सिस्टम क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, है ना। 1914 से 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें यूरोप का जो पूरा सिस्टम था वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की संपन्नता बढ़ गई, अमेरिका जो है शक्तिशाली बन गया। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद जो है अमेरिका जो है ना वो पूरा ये बन गया। मतलब उसके बाद से ही धीरे धीरे उसका स्थिति खराब हुआ और अमेरिका का स्थिति धीरे धीरे अच्छा होने लगा, है ना। अमेरिका का स्थिति क्या होने लगा, धीरे धीरे अच्छा होने लगा। तो यही था प्रथम विश्व युद्ध का जो है ना प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का क्या था, ये प्रभाव था, है ना। मेन दो आप याद रखिएगा। आ गया कि आर्थिक मंदी किसको कहते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, देखते हैं आर्थिक मंदी के बारे में हम लोग, है ना। आर्थिक मंदी किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हमारा देश का अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में आने वाला वैसा स्थिति जब कृषि उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए। कृषि उद्योग और व्यापार सबका क्या हो जाए, विकास रुक जाए। न कृषि के क्षेत्र में विकास हो, न उद्योग के क्षेत्र में विकास हो, न व्यापार के क्षेत्र में विकास हो। लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, है ना। सब कुछ का विकास, सब कुछ ठप पड़ जाए, पूरा विकास क्या हो गया, रुक जाए। लाखों लोग क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए। लाखों लोग क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए, है ना। लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, है ना। जितना भी बैंक और कंपनी है वो दिवालिया हो जाए, मतलब उसके पास कुछ नहीं बचे, पैसा तैसा नहीं बचे, है ना। तो उसी को कहते हैं दिवालिया। तो बैंक और कंपनी क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। बैंक और कंपनी क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, है ना। बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाए। वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत न रहे, न पैसा का कोई वैल्यू रहे, न सामान का कोई वैल्यू रहे, न पैसा का कोई वैल्यू रहे, है ना। न वस्तु का कोई वैल्यू रहे, न मुद्रा का कोई वैल्यू रहे, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, आर्थिक मंदी कहा जाता है ना। उसी स्थिति को क्या कहा जाता है, आर्थिक मंदी कहा जाता है ना, है ना। तो आर्थिक मंदी में बहुत ये इतना सारा चीज होता है। क्या क्या होता है आर्थिक मंदी में, तो एक चीज नहीं होता, अर्थव्यवस्था में आने वाला वैसा स्थिति जब कृषि उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए। कृषि और उद्योग और व्यापार पूरा तरीका से ठप हो जाए। लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, ना कृषि का क्षेत्र में खेती अच्छा से हो, ना उद्योग अच्छा से चले, ना व्यापार अच्छा से चले, तीनों खत्म हो जाए। लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, लोगों को काम मिलना बंद हो जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए, लोगों को काम मिलना बंद हो जाए। बैंक और कंपनी, जितना भी बैंक है वो कंपनी है
है सब बैंक करप्ट हो जाए, मतलब वो सब क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, उसके पास कुछ पूंजी ही नहीं बचे, सब लोग अपना अपना पैसा निकाल ले बैंक से, है ना, कोई पूंजी ही नहीं उसके पास बचे, बैंक कंगाल हो जाए, बैंक क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। बाजार में ना सामान का कोई वैल्यू रहे और ना पैसा का कोई वैल्यू रहे। अगर पैसा आप ले जाते, पैसा आपके पास बहुत है तो सामान का दाम बहुत महंगा या तो हो जाए, और नहीं तो आपके पास अगर पैसा मतलब या तो पैसा आपके पास है लेकिन बाजार में सामान ही ना रहे, है ना, या पैसा बहुत कम रहे और सामान जो है बाजार में ज़्यादा रहे, मतलब ये सब स्थिति अगर आता है तो उसी को क्या कहा जाएगा, आर्थिक मंदी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आर्थिक मंदी कहा जाएगा। ये कब आया था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में आया था। ये डेट याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था, 1929 ईस्वी में आया था। इसके बारे में द कॉमर्स ऑफ नेशन एक पुस्तक है, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कार्डलिफ जो है वर्णन किए हैं। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, कार्डलिफ थे। क्या थे, कार्डलिफ थे, है ना। तो आर्थिक मंदी जब आता है तो पूरे देश का क्या स्थिति जो है वो क्या हो जाता है ना, स्थिति जो है खराब हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग आर्थिक मंदी के बारे में एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, आर्थिक मंदी में क्या क्या होता है। आर्थिक मंदी में होता क्या है, अर्थव्यवस्था में मंदी पड़ जाता है। मंदी पड़ने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है। इसमें पहला चीज है कृषि, उद्योग और व्यापार, तीनों पूरा ध्वस्त हो जाए, तीनों में कोई काम ही ना हो, ना खेती अच्छा से हो, ना उद्योग अच्छा से चले, ना व्यापार अच्छा से चले। तो पहला हो जाएगा कि कृषि उद्योग और विकास, कृषि उद्योग और व्यापार का विकास क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक ना। पहला पॉइंट इसमें, पहला बात क्या हो जाएगा, वैसा स्थिति जिसमें क्या हो जाएगा कि कृषि मतलब खेती अच्छा से नहीं हो, है ना, व्यापार मतलब बिजनेस अच्छा से नहीं चले, और उद्योग, है ना, और उद्योग का विकास रुक जाए, का विकास रुक जाए। क्या होता है इसमें, कृषि उद्योग और व्यापार तीनों का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। आप लोग बाजार में जाते होइएगा तो दुकानदार कहता होगा कि अभी मंदी चल रहा है, सुने हैं कभी, दुकानदार बोलता होगा अभी मंदी चल रहा है। क्या चल रहा है, अभी मंदी चल रहा है, ऐसा बोलता है ना। इसका मतलब है कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बाजार में लोग ही नहीं आ रहे हैं, है ना। बाजार में वो सामान लेके बैठा हुआ है लेकिन सामान इतना महंगा हो गया है जिसके कारण लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, मंदी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, मंदी कहा जाता है। बाजार में सामान हो लेकिन जेब में पैसा ना हो तब मंदी कहलाएगा, है ना। बाजार में सामान हो लेकिन जेब में पैसा ना हो तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, मंदी कहेंगे, अपने भाषा में कहें तो, अगर, है ना। या है ना, आपके पास पैसा मतलब सामान बहुत अधिक महंगा हो जाए, सामान बहुत अधिक महंगा हो जाए, है ना, जो झोरा भर के आप पैसा ले जाए और उधर से जेबी भर के सामान लाए, तब उस स्थिति को भी मंदी कहा जाएगा। पैसा बहुत अधिक ले जाए लेकिन सामान बहुत कम खरीद के लाए, है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, मंदी कहा जाएगा, उसको भी मंदी कहा जाएगा। तो यही बात करा कि कृषि, व्यापार और उद्योग का व्यापार क्या हो जाए, विकास पूरा तरीका से रुक जाता है। आर्थिक मंदी में पहला बात क्या होता है, खेती, उद्योग और व्यापार तीनों खत्म, तीनों क्या हो जाता है, तीनों का तीनों खत्म हो जाता है। उसके बाद लोग बेरोजगार होने लगते हैं। लोगों को जब लोग बाजार में सामान खरीदने वाला लोग ही नहीं है तो उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा, उत्पादन होगा ही नहीं, उत्पादन नहीं होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है ना। आर्थिक मंदी जब आता है तो बेरोजगारी भी बढ़ जाता है ना। बेरोजगारी क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और उसके बाद बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाता है। जितने भी लोग होते हैं महंगाई के कारण सब पैसा निकाल लेते हैं बैंक से, जिसके कारण बैंक के पास कुछ बचता ही नहीं। बैंक क्या हो जाता है, कंगाल हो जाता है। बैंक क्या हो जाता है, कंगाल हो जाता है। मतलब बैंक और जितना भी कंपनी होता है वो सब दिवालिया हो जाता है। कंपनी का कोई सामान खरीदने वाला नहीं रहता है बाजार में, है ना। बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाए, बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए, बैंक और कंपनी क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। मतलब बैंक कंपनी का तो कोई सामान, जब किसी कंपनी का कोई सामान नहीं बिकेगा तो कंपनी अपने आप ना बैठ जाएगा, तो कंपनी खत्म। अब बैंक के सब लोग पैसा अपना निकाल लेंगे तो बैंक भी खत्म, है ना। तो बैंक भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बैंक और कंपनी क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, है ना। और न वस्तु का कोई कीमत रहे, न मुद्रा पैसा का कोई कीमत रहे। वस्तु
न वस्तु का भी कोई कीमत नहीं रहे, मतलब वस्तु बहुत महंगा हो जाए तो पैसा का भी कोई कीमत रहेगा नहीं रहेगा। आप वस्तु अगर महंगा हो जाएगा तो आप बहुत जाइए 1,000 रुपया लेके जाइएगा तो झोरा भर के भी सब्जी नहीं ले पाइएगा। अगर सब्जी महंगा हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा 120 रुपये किलो, है ना, वैसा स्थिति में आप झोरा भर के 1,000 रुपया लेके जाइएगा तो झोरा भर के भी सब्जी नहीं लेके आ पाइएगा। तो उसी को मंदी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मंदी। वस्तु का भी क्या, वस्तु का कीमत बहुत अधिक बढ़ जाए और रुपया का वैल्यू घट जाए, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। वस्तु और मुद्रा, न वस्तु का कोई कीमत रहे न मुद्रा का, वस्तु और मुद्रा का कोई कीमत न रहे। वस्तु और मुद्रा का कोई कीमत न रहे, न रहे। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करना होगा, तब ये आपका परिभाषा याद होगा, है ना, तब आपका ये परिभाषा याद होगा आर्थिक मंदी का। लिखना होगा कि वैसा आर्थिक स्थिति जिसमें कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास रुक जाए। वैसा आर्थिक स्थिति जिसमें कृषि, व्यापार और उद्योग का क्या हो जाए? विकास रुक जाए, है ना। वैसा आर्थिक स्थिति जिसमें कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाए और वस्तु तथा मुद्रा का कोई कीमत न रहे तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी कहते हैं। समझ में आ गया आर्थिक मंदी, है ना। तो इसको तोड़ के आप 4 पॉइंट में याद कर सकते हैं। कोई बड़ा चीज हो तो उसको छोटा छोटा कर दीजिए, तोड़ के टुकड़ा अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। ये चीज आपको करना पड़ता है ना। तो आर्थिक मंदी का आप परिभाषा ऐसे याद करेंगे, 4 पॉइंट याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। आर्थिक मंदी में क्या होता है? कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास रुक जाए। वैसा आर्थिक स्थिति जिसमें कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास रुक जाए, बेरोजगारी अधिक बढ़ जाए, बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाए, है ना, और वस्तु और मुद्रा का कोई कीमत न रहे तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्या? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वव्यापी, उसको आर्थिक मंदी हम लोग कहते हैं। और पूरा देश में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में आया था। याद रहेगा। समझ में आ गया तो एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा, बहुत भी आया है ना। एक बार जल्दी से हाथ खड़ा कीजिएगा, सबको समझ में आ गया तो। कह रहा 1929 के आर्थिक महामंदी के कारण, 1929 में आर्थिक महामंदी क्यों आया था? 1929 में आर्थिक महामंदी क्यों आया था? बोल रहा है कि कृषि का अधिक उत्पादन, उपज बहुत अधिक बढ़ गया था, बहुत अधिक अनाज हो गया था ना, हद से ज्यादा अनाज आ गया था, बहुत अधिक क्या हो गया था? अनाज का उत्पादन हो गया था। एकदम खेत देख रहे हैं हरा भरा है, अनाज भर गया पूरा बाजार में, है ना। तो अनाज का उत्पादन क्या हो गया था? बहुत अधिक हो गया था और उत्पाद के मूल्य में कमी हो गया। अब अनाज ज्यादा है बाजार में, खरीदने उसका दाम कम है, 2 रुपये किलो बिक रहा है। गेहूँ मान लिया कि चावल 2 रुपये किलो बिक रहा है, गेहूँ 1 रुपये किलो बिक रहा है, ऐसा हालत हो गया। अनाज बहुत उत्पादन हुआ है लेकिन उसका कीमत क्या है? बहुत कम है। अनाज बाजार में बहुत है लेकिन उसका कीमत क्या हो गया? बहुत कम हो गया। चावल 2 रुपये और गेहूं आपका ये भी मान लेते हैं, ये भी 1 रुपये या 2 रुपये ले लीजिए, 1 रुपये, है ना। तो कृषि का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, मतलब अनाज बहुत हुआ लेकिन उसका कीमत क्या हो गया? घट गया। उसका जब कोई चीज़ ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसका कीमत घट ही ना जाएगा। जो चीज़ ज़्यादा रहता है उसका कीमत घट जाता है ना। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे कि उत्पादक के मूल्य में क्या आ गया? कमी आ गया। उसका सामान का दाम क्या हो गया? बहुत अधिक घट गया, है ना। इससे क्या हो गया? उपभोक्ता का कमी आ गया। सबके यहाँ तो उत्पादन हुआ ही था तो बाजार में उपभोक्ता ही नहीं रहा खरीदने वाला। उपभोक्ता का क्या आ गया? कमी आ गया। उपभोक्ता का क्या आ गया? कमी आ गया। तो इसी के कारण जो है ना, इसी के कारण जो है क्या हुआ कि इसी के कारण आर्थिक महामंदी आया और अमेरिका पूंजी के प्रवाह में कमी आया। अमेरिका के पास जो पैसा जा रहा था तो व्यापार ही बंद हो गया, लोग खरीद ही नहीं रहे थे बाजार से सामान, तो अमेरिका के पास पैसा कैसे जाता? तो पैसा नहीं गया, जिसके कारण क्या आ गया? पूरा देश में आर्थिक महामंदी आ गया। क्या आ गया? आर्थिक महामंदी आ गया, है ना। तो आर्थिक महामंदी का यही कारण था कि कृषि का अधिक उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादन हो गया। कोई चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसका दाम कम जाता है, दाम कम, उत्पादन भी ज्यादा है, दाम भी कम है, तो जितना सामान है उतना सामान खरीदने वाला तो लोग नहीं रहेगा ना। अब 100 किलो बाजार का 100 किलो सामान आप ला के रख लिए हैं, सस्ता है तो
है ना, लेकिन बाजार का क्षमता है 5 किलो का ही, तो ये 95 किलो अनाज क्या हो गया, बर्बाद हो गया। 95 किलो क्या हो गया, बाजार हो गया। 5 किलो बाजार वाला लोग खरीदा और 95 किलो ये रखा का रखा रह गया, जिसके कारण इसको खरीदने वाला कोई रहा ही नहीं बाजार में, है ना, और कोई रहा ही नहीं, तो ये 95 किलो बर्बाद हो गया। और जहां से ये सामान आया था उसके पास पैसा नहीं जाने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, पूरा देश में आर्थिक महामंदी आ गया। क्या आ गया, पूरा देश में आर्थिक महामंदी आ गया। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता मतलब हम लोग ग्राहक जो खरीदते हैं सामान को, इसी को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे आप उपभोक्ता है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के आप उपभोक्ता हैं, आप जियो के उपभोक्ता हैं, है ना, आप जियो के क्या है, उपभोक्ता हैं, मतलब जियो का उपयोग करते हैं आप। जो चीज का जो जो मतलब जो कोई जिस सामान का उपयोग करता है वो उसका उपभोक्ता कहलाता है। अब कह रहा है कि 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था, है ना। 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था उसका विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, है ना। जानेंगे कि 1929 की आर्थिक मंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। कह रहा है कि अमेरिका का बैंकिंग व्यवस्था चौपट हो गया। अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम जो था वो पूरा तरीका से क्या हो गया, चौपट हो गया, पूरा तरीका से खत्म हो गया। वहाँ पैसा ही नहीं जा रहा था, अमेरिका में पैसा ही नहीं जा रहा था, लोग पैसा ही नहीं भेज रहे थे, सामान बिका नहीं तो पैसा गया नहीं, तो अमेरिका का जो बैंकिंग व्यवस्था था वो क्या हो गया, चौपट हो गया। क्या हो गया, अमेरिका का बैंकिंग व्यवस्था जो बनाया हुआ था पूरा तरीका से चौपट हो गया। आ गया गरीबी और बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई। क्या हो गई, गरीबी और बेरोजगारी पूरा दुनिया में बहुत अधिक बढ़ गई। जो जो उद्योग धंधा करने वाला देश था उसका उद्योग चौपट हो गया, बाजार में सामान खरीदने वाला कोई रहा ही नहीं, तो उसका उद्योग चौपट हो गया। उद्योग चौपट हो गया तो वो लोग क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगार हो गया तो इसका मतलब वो गरीब हो गया, है ना। तो गरीबी और बेरोजगारी क्या हो गया, बहुत अधिक बढ़ गया। जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे उनको काम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सामान बिक ही नहीं रहा था बाजार में, है ना। सामान जब बाजार में नहीं बिक रहा था, इसका मतलब कि सामान बाजार में नहीं बिक रहा था, तो वो बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार हो जाएंगे तो वो तो गरीब हो ही जाएंगे, ठीक ना। आगे ब्रिटेन और जर्मनी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा जो आर्थिक मंदी से प्रभावित होने वाला देश था वो कौन था, ब्रिटेन और जर्मनी। ब्रिटेन और जर्मनी पर बहुत अधिक जो है इसका प्रभाव पड़ा, किसका, आर्थिक मंदी का, है ना, है ना। क्यों ब्रिटेन और जर्मनी पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो वो लोग प्रथम विश्व युद्ध भी लड़ाई लड़ा था 1919 से 1924 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें वो लोग भाग लिया था, तो उससे उसका स्थिति खराब था पहले से ही, है ना। तो इसीलिए ब्रिटेन और जर्मनी पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड पर और जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड और जर्मनी पर बहुत अधिक इसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, ठीक ना। आ गया फ्रांस जो है इस मंदी, फ्रांस का इस मंदी पर कम प्रभाव पड़ा। फ्रांस पर इस मंदी का क्या हुआ, कम प्रभाव पड़ा। तो ये 1929 की आर्थिक मंदी का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, ये था, ये इसका है ना। तो अमेरिका का बैंकिंग व्यवस्था चौपट हो गया, गरीबी और बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गया, ब्रिटेन और जर्मनी बहुत अधिक प्रभावित हुआ इससे, लेकिन फ्रांस का जो है इस फ्रांस पर इस मंदी का जो है वह क्या पड़ा, कम प्रभाव पड़ा, है ना, कम प्रभाव पड़ा, ठीक। अच्छा, 1914 से 1918 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। स्टेट, तो ये देख रहे हैं बेरोजगार सब यहाँ बैठा हुआ है ना, ये मंदी के कारण ही, बैंक का देख रहे हैं, बैंक का स्थिति खराब हो गया। चले, समझे। ये तो हो गया विश्व पर प्रभाव, 1919 के 29 के आर्थिक मंदी का विश्व के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम लोग देखें। और वो जो मंदी आया था उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी देखना है ना। 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो बोला है कि व्यापार में भारी गिरावट हुआ, यहाँ का भी व्यापार का वही हालत हो गया, यहाँ का भी सामान खरीदने वाला कोई नहीं रहा, है ना। बाजार में सामान भरा पड़ा रहा लेकिन सामान खरीदने वाला कोई नहीं रहा, यानी व्यापार में भारी गिरावट हुआ। व्यापार में क्या हुआ, गिरावट हुआ, ठीक ना। आय करा कृषि उत्पादन के मूल्य में कमी हो गया। कृषि उत्पादन के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गया। जितना भी खेती का सामान था, अनाज उनाज था, इतना ना ज्यादा उपज हुआ था कि उसका दाम क्या हो गया, घट गया। अनाज ज्यादा उपज हुआ था, इसके कारण उसका कीमत क्या हो गया, घट गया।
अगर अनाज ज़्यादा उपज होगा तो उसका कीमत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अनाज अगर कम उपज होगा तो इसका कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो चीज़ कम रहेगा उसका डिमांड, उसका जो है डिमांड, उसका जो है दाम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जो मार्केट में कम रहेगा उसका दाम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जो मार्केट में अधिक रहेगा, अधिक चीज़ है रहेगा तो उसका दाम क्या रहेगा, कम हो जाएगा, है ना। ये चीज़ है, समझ गए। कोई चीज़ जैसे पहले मोबाइल का दाम बहुत अधिक था, आपके दादाजी यार होंगे या पप्पा जी यार, तो उनसे पूछिएगा कि पहले मोबाइल का क्या दाम कीमत होता था, है ना, मोबाइल का पहले क्या कीमत होता था, बताएंगे वो, है ना। तो शुरू शुरू में, जब शुरू में मोबाइल आया था उस समय का बात हो रहा है, तो उसका 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 बहुत अधिक, उस मोबाइल कम लोगों के पास रहता था तो उसका कीमत बहुत अधिक होता था। अब जो है हर लोगों के पास रहने लगा तो उसका कीमत क्या हो गया, कम हो गया है। पहले इससे भी बहुत महंगा था, सिंपल वाला मोबाइल ना 5-5 हज़ार में आता था, उसमें बहुत अधिक पैसा भी डलवाना पड़ता था, है ना। ये सब चीज़ें होता था। और बात करना बहुत महंगा था, पहले कैसे बात करते जानते हैं, 1 रुपये कॉल, है ना, 1 रुपये कॉल, 1 मिनट बात कीजिए तो 1 रुपया कटेगा। अभी अनलिमिटेड है, 24 घंटा बतियाते रहिए, है ना। पहले ऐसा नहीं था, 24 घंटा अभी बतियाते रहिए, उतना ही में बतिया पाते हैं। पहले जो है पैसा कटता था, अगर 20 मिनट बतिया लिए तो 20 रुपये खत्म, 50 मिनट बतिया 50 रुपये खत्म, ऐसे होता था। तो अभी ये सस्ता हो गया है इस क्षेत्र में खास करके। हाँ, पहले नोकिया का मोबाइल बहुत अधिक चलता था, और एयरटेल का सिम। तो व्यापार में क्या हुआ, भारी गिरावट हुआ। कृषि उत्पादन के मूल्य घट गया, कृषि उत्पादन का, कृषि का उपज बहुत अधिक हुआ था, उसका मूल्य क्या हो गया, घट गया। जैसे भारत में इसका मोबाइल का उपभोक्ता बढ़ा था, उसका कीमत क्या हो गया, घट गया। भारत में सोने का निर्यात बढ़ गया, लोग जितना, लोगों के पास सोना उना था सब बेचने लगे, है ना। सोना उना जितना था सब लोग, सब कुछ लोग क्या करने लगे, अपना बेचने लगे। ऐसा मंदी आ गया, मतलब आ गया, लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो क्या करने लगे, जितना भी उनके पास सोना था सब बेचने लगे, है ना। और इसी मंदी के कारण 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। कहा जाता है कि इस मंदी का भी बहुत बड़ा योगदान है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी चलाए थे उसमें, है ना। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये जो हुआ है ना, सबने अवज्ञा आंदोलन, तो इसमें इस मंदी का भी एक कारण था। इस मंदी से लोग प्रभावित हो गए थे, इस मंदी से लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, तबाह हो गए थे। तो वो लोग जो है क्या किए, वो लोग जो है ना वो क्या किए, सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किए। सबने अवज्ञा आंदोलन में क्या किए, गांधी जी का सहयोग किए, ठीक ना। तो समझ गए भारत पर क्या प्रभाव हुआ, भारत का व्यापार में भारी गिरावट हुआ, खेती का जितना भी सामान था, कृषि उत्पादन सबका मूल्य घट गया, भारत से लोग सोना वगैरह बेचने लगे, है ना। और इसके कारण सबने अवज्ञा आंदोलन का भी कहा जाता है कि शुरुआत हुआ। मंदी क्या होता है, सिंपल में अगर आप लिखे तो सामान का कीमत बहुत अधिक बढ़ जाना, सामान का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाना और उसका कीमत जो है, कीमत घट जाना, मंदी कहलाता है। सामान बाजार में भरा हुआ है और उसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं, उसका कीमत घटा हुआ है, लेकिन लोगों के जेब में पैसा ही नहीं जो वो कीमत में भी खरीदेगा, तो वही स्थिति क्या कहलाता है, मंदी कहलाता है। सिंपल में, वैसे तो पूरा आपको बता ही दिए हैं। आगे हम देखें तो शेयर बाजार क्या होता है, कह रहा वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों का बाजार मूल्य का निर्धारण होता है उसे शेयर बाजार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे शेयर बाजार कहलाता है, होता है शेयर बाजार कहलाता है, उसी उसे ही क्या कहा जाता है, शेयर बाजार कहा जाता है या शेयर बाजार कहलाता है, समझे। तो ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, जितना भी व्यापारिक कंपनी होता है या औद्योगिक कंपनी होता है उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है कि कोई चीज का कितना दाम होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं। सबका दाम लगाया जाता है कि इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है ना। तो इसी का जो है, उसी को क्या कहते, उसी को शेयर बाजार हम लोग कहते हैं। आगे सट्टेबाजी क्या होता है, कह रहा कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना सट्टेबाजी कहलाता है। सट्टेबाजी में क्या होता है, कंपनी में पूंजी लगाया जाता है, कंपनी में आप पूंजी लगाइएगा, है ना,
और बाद में क्या होगा, अगर कंपनी फायदा में जाएगा तो आप पूंजी लगाए हुए हैं तो आपको भी फायदा मिलेगा। तब तो उसी को क्या कहते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं। कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीद लीजिए, है ना, और उसका मूल्य अगर दाम उसका जब बढ़ेगा तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा, तब उसको बेच सकते हैं आप चाहें तो, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं। ठीक ना, समझ गए। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका शेयर बाजार और सट्टेबाजी, है ना। ये हो गया क्या आपका शेयर बाजार और सट्टेबाजी। समझ गए। शेयर बाजार क्या होता है, वैसा जगह जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों का बाजार मूल्य का क्या होता है, निर्धारण होता है। उसको शेयर बाजार कहा जाता है। जहाँ पर जितना भी औद्योगिक कंपनी होता है, व्यापारिक कंपनी होता है, उसका कीमत लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं, है ना। और आपका सट्टेबाजी क्या होता है, सट्टेबाजी आपका क्या होता है, तो कंपनी में पूंजी लगा करके उसका हिस्सा खरीदा जाता है, और जब जब कीमत उसका बढ़ जाता है तब लोग क्या करते हैं कि जब उसका कीमत बढ़ जाता है तो उस शेयर को बेच देते हैं, तो उसी को सट्टेबाजी कहते हैं, है ना। जैसे मान लिए कि 100 रुपया का कोई कंपनी है, उसमें 10-10 रुपया का शेयर है, तो आप क्या करेंगे, जा करके शेयर खरीद लेंगे। एक शेयर खरीद लिए, 10-10 रुपया का 10 शेयर है तो एक शेयर खरीद लिए। अब ये कंपनी जो है अगले साल 200 का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, 200 रुपया का हो जाएगा। तो आपका भी 10 रुपया कितना का हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। आपका भी 10 रुपया कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तब दाम इसका बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, तब अगर आप चाहें तो आप अपने शेयर को बेच सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सट्टेबाजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है संरक्षणवाद। संरक्षणवाद संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना। संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना होता है ना। संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना। तो संरक्षणवाद क्या था, ये समझ रहा है। संरक्षणवाद क्या था, तो कह रहा है कि अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर आयात शुल्क लगा दिया जाता है। लगाना संरक्षणवाद कहलाता है ना। हम देखते हैं कि जैसे विश्व बाजार हो गया, विश्व बाजार होगा तो क्या होगा कि भारत के सामान का कीमत बढ़ जाएगा। भारत के सामान का कीमत कोई चीज़ का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छी चाइनीज जो सामान होगा, इंडियन सामान का कीमत बढ़ जाएगा, और चाइनीज सामान का कीमत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चाइनीज सामान का कीमत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि कोई इंडियन मोबाइल है तो उसका कीमत अगर होगा 10,000 रुपया, तो चाइना वाला जो है ना उस सामान को दे देगा 5,000 में। कितना में दे देगा, 5,000 में ही दे देगा, है ना, 5,000 में ही दे देगा। तो इससे क्या होता है, विश्व बाजार के कारण क्या होता है कि जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ का जो सामान होता है वो कम कीमत में ही मिल जाता है। जैसे चीन का सामान, हम लोग चाइनीज सामान है तो वो बहुत कम कीमत में हम लोग के यहाँ मिल जाता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइनीज सामान को रोकने के लिए इस पर 5,000 का टैक्स लगा देंगे, आयात शुल्क। मतलब आयात किसको कहते हैं, दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना आयात कहलाता है। तो हम बोलेंगे 5,000 तो इसका कीमत हुआ, आप 5,000 आप हमारे देश में एंट्री किए हैं, इसका फीस लगेगा, है ना। तो 5,000 इस पर लगा देंगे, आयात शुल्क लगा देंगे। 5,000 इस पर क्या लगा देंगे, आयात शुल्क लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। तो इसका कीमत बढ़ के कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसका कीमत बढ़ के कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना, 10,000 हो जाएगा। तब जाके क्या होगा, इसका सामान नहीं बिकेगा, हमारा सामान बिकेगा। तब जाके क्या होगा, इसका सामान नहीं बिकेगा, हमारा सामान बिकेगा, हमारे देश का सामान बिकेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, संरक्षणवाद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संरक्षणवाद कहते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, विरोध विरोध जो करता है सरकार उरकार कि चाइना का विरोध करो, ये करो वो करो, वो सब दिखाने के लिए सरकार बस यही काम कर दे, 2 मिनट में सब शांत, सामान बिकना बंद चाइना का। यहाँ कौन खरीदने वाला, कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा। बस चाइना के सामान पर हमको क्या लगाना होगा, आयात शुल्क लगाना होगा। यानी उसका जब कोई सामान आएगा तो उसी को देना पड़ेगा, हमको नहीं देना पड़ेगा, हमारे देश को नहीं, चीन वाला कंपनी को देना पड़ेगा आयात शुल्क। हमारे देश में आइएगा तो पहले 5,000 रुपया लगेगा तब आने देंगे, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कर पाते, हम लोग ऐसा नहीं कर पा मतलब ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करना चाहिए, लेकिन जिस देश को आपको रोकना है उसके लिए ऐसा कर दीजिए। तो कुछ कभी कभी हम लोग करते हैं, कभी कभी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हर समय ही नहीं करते हैं, सब कुछ देख उख के करते हैं। तो विरोध करने का कोई देश का कोई जरूरी नहीं है कि चाइनीज सामान का विरोध करो, है ना, ये करो वो करो, ऐसा करने का कोई जरूरत ही नहीं। बस टैक्स लगा देंगे अपने आप,
हो जाएगा। तो अपने वस्तु को विदेशी वस्तु से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर क्या लगा देना, आयात शुल्क लगा देना, क्या कहलाता है, संरक्षणवाद कहलाता है ना। अपने वस्तु को, अपने देश के वस्तु को विदेशी वस्तु के नुकसान से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए क्या करते हैं कि विदेशी वस्तु पर आयात शुल्क लगा देते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षणवाद कहते हैं। संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना, यानी अपने देश का सामान क्या हो जाता है, बच जाता है। अपने देश का सामान क्या हो जाता है, बच जाता है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया, संरक्षणवाद का परिभाषा समझ में आया। आ गया न्यू डील। न्यू डील क्या था ये हम लोग देखते हैं, न्यू डील, है ना। न्यू डील का परिभाषा देखते हैं। विजय, न्यू डील क्या था, तो कहा जा रहा है कि न्यू डील क्या था, तो कह रहा है जन कल्याण के लिए एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा, है ना, राजनीतिक और प्रशासनिक नीति को भी नियमित किया गया, न्यू डील कहलाता है। जब अमेरिका का स्थिति खराब हो गया तो अमेरिका के एक नए प्रधानमंत्री आए, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो ये 1929 के आर्थिक महामंदी के बाद 1932 में जब ये बने, और ये बने मतलब राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो वो क्या लाए, यही लाए, न्यू डील नाम का एक योजना लाए। न्यू डील नाम का क्या लाए, एक योजना लाए, है ना। इसमें क्या किया गया कि जनता के कल्याण के लिए आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र को फिर से बनाया गया, मतलब सब कुछ में सुधार किया गया। आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किया गया, तो इसी को न्यू डील कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू डील कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, न्यू डील कहा जाता है ना। समझ गए। ये किन के द्वारा लाया गया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। किन के द्वारा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा लाया गया था। वो निक्सन वाला जो हम लोग पढ़े थे वो अलग था, है ना, वो अलग था, यहाँ पे ये अलग है। आगे अधिनायक क्या होता, अधिनायक क्या होता है, तो कह रहा वैसा राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था, वैसा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारा शक्ति केंद्रित होता है, वह व्यक्ति परिस्थिति का लाभ उठाकर जनता के बीच नेता बन जाता है, तो उसी को अधिनायकवाद कहते हैं ना। ऐसा व्यवस्था जिसमें क्या किया जाता है, सारा शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाता है, और वह व्यक्ति दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही व्यक्ति को दिखाया जाता है, ये है, ये है, ये है, और वह व्यक्ति जो है परिस्थिति के लाभ उठा करके देश का नेता बन जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अधिनायकवाद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अधिनायकवाद कहा जाता है ना। कोई भी लोग, कोई भी नेता होते हैं तो वो यही करते हैं कि वैसा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें क्या किया जाता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा शक्ति केंद्रित हो जाता है, सारा शक्ति एक आदमी के हाथ में आ गया, और वह व्यक्ति परिस्थिति का लाभ उठा करके उस देश का क्या बन जाता है, नायक बन जाता है, नेता बन जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अधिनायक कहा जाता है, अधिनायकवाद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अधिनायकवाद कहा जाता है। आगे पूंजीवाद क्या होता है, तो ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, है ना। वैसा आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का अधिकार होता है उसको पूंजीवाद कहते हैं ना। वैसा आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का अधिकार होता है उसको क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं, है ना। कह रहा पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका होता है उसको पूंजीवाद कहते हैं। इसका सीधा सीधी ध्यान क्या होता है, इसका ध्यान होता है मुनाफा कमाने पर, चाहे जो हो जाए हमको कमाना है, किसी को ठग के भी हमको कमाना है, अगर ये सोच है तो ये क्या कहलाएगा, ये पूंजीवाद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये पूंजीवाद कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, ये पूंजीवाद कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको पूंजीवाद कहा जाता है ना। समझ गए। तो पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका होता है उसको क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। या सिंपल परिभाषा इसका आपको याद ही होगा, है ना, इसका आपको याद ही होगा। सिंपल परिभाषा क्या बताए थे आपको हम कि
वैसा वैसा व्यवस्था है ना, वैसा व्यवस्था जिसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का अधिकार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। आगे शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध। शीत युद्ध बोल रहा है कि राज्य नियंत्रित मतलब समाजवाद और बाजार नियंत्रित मतलब पूंजीवाद, है ना। राज्य नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देश के नेतृत्व करता सोवियत रूस और अमेरिका के बीच का सामाजिक तनाव शीत युद्ध कहलाता है। बोला है कि दो देश, एक है पूंजीवादी देश और एक है समाजवादी देश। समाजवादी देश कौन है, रूस, और पूंजीवादी देश कौन है, अमेरिका। तो अमेरिका और रूस के बीच जो है ना, जो आगे बढ़ने के लिए जो लड़ाई हुआ आपस में, मतलब वास्तव में लड़ाई नहीं हुआ लेकिन विचार का जो लड़ाई हुआ, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है शीत युद्ध, है ना। उसी को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। शीत मतलब ठंडा होता है, तो ठंडा युद्ध मतलब युद्ध नहीं हुआ, लगता था कि अब युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, दोनों लड़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहा। तो इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, है ना। तो अमेरिका और रूस के बीच, इतना ही आप लिख सकते हैं, इतना लिखना जरूरत नहीं है। समाजवादी देश अमेरिका और पूंजीवादी देश रूस के बीच के सामाजिक तनाव को शीत युद्ध कहा जाता है ना। अमेरिका और रूस के बीच के सामाजिक तनाव को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया, मतलब टेंशन आ गया, है ना। वो बोल रहा है उसके खिलाफ, वो बोल रहा है उसके खिलाफ, ऊँचारा हम आगे निकले, ऊँचारा हम आगे निकले, है ना। अमेरिका और रूस दो ही दुनिया में दो ही महाशक्ति बचा था किस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो दोनों में होड़ लग गया था कि हम आगे तो हम आगे का, है ना। दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो ही शक्ति बचा था, एक अमेरिका और एक रूस। अमेरिका था पूंजीवादी, रूस था समाजवादी। वो कहता था हम अच्छा है, वो कहता था हम अच्छा है, वो कहता था पूंजीवाद अच्छा है, वो कहता था समाजवाद अच्छा है। दोनों के बीच जो आगे बढ़ने का होड़ लग गया, दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगा, है ना। दोनों के बीच खुलकर तो युद्ध नहीं हुआ लगा, लेकिन लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा। तो इसी स्थिति को ही क्या कहते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। उसी स्थिति को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, तो वैसा कंपनी, है ना, जो कई देशों में काम करता है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, है ना। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाला कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाला कंपनी को क्या कहते हैं, कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, है ना। व्यापार और व्यवसाय करने वाला कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, है ना। जैसे गूगल है तो उसका जो व्यापार है वह बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों में व्यापार है ना। माइक्रोसॉफ्ट है तो उसका व्यापार जो है सिर्फ एक ही देश में नहीं, कई देशों में है। हमारे देश का ही बहुत सारा कंपनी है, टाटा वगैरह, जिसका व्यापार बहुत सारे देशों में है ना। डाबर का भी है, डाबर का भी नेपाल में भी कारखाना है, और पतंजलि का भी है। तो छोटा छोटा कंपनी, छोटा क्या, ये सब ये बहुत बड़ा कंपनी हो चुका है अब। पहले हमारे यहाँ का ये पुराना ब्रांड है। सबसे पहले व्यापारी तो डाबर ही थे। तो ये आपका हो गया, ये सारा चीज आपका क्या हो गया, है ना। ये सारा चीज आपका हुआ है, लेकिन इसमें आपको हम बता रहे हैं कि कुछ चीज आपका बच गया है, कुछ चीज इस चैप्टर में आपका बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, तो 1919 से लेकर के 1945 के बीच, 1919 से लेकर के 1945 के बीच जो है क्या परिवर्तन हुआ था, है ना, वो हम लोगों को बताना है आपको, है ना। 1919 से टॉपिक आपका है 1919 से 1945 के बीच जो है देश में क्या क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में बताएंगे, और 1945 के बाद क्या हुआ इसके बारे में बताना है ना। 3 टॉपिक आपका बचा हुआ, बड़ा बड़ा टॉपिक। एक 1919 से 1945 के बीच क्या हुआ देश में, ये बताना है। फिर आपको बताना है हमको 1945 से 1960 के बीच क्या हुआ, ये बताना है। और फिर बताना है लास्ट में आपको भूमंडलीकरण के बारे में बताना, भूमंडलीकरण के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो ये 3 टॉपिक आपका बड़ा बड़ा टॉपिक है, 3 टॉपिक आपका मात्र बच चुका है इससे, है ना। वैसे आप नहीं भी इसको, मतलब ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे, है ना। सर आप शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्या शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, आपको तो हम बताएं कि अभी टॉपिक बचा हुआ है, तो शॉर्ट में क्या पढ़ा रहे हैं आपको। हम आज परिभाषा वाला पूरा कंप्लीट कर दिए, मेन टॉपिक कंप्लीट हो गया, कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ है। हम आपको लगता है कि हम डंटी मारने वाले आदमी हैं, लगता है कि हम डंटी मारने वाले व्यापारी हैं, नहीं ना।
तब आप शॉर्ट में कह रहे हैं पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा आपको पढ़ाया जाएगा 100%। वो टॉपिक आपको हम कल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना। उसमें समझना ज़्यादा है, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपका बच गया है। बाद बाकी 11 बजे एक नया सूचना कि 11 बजे में, आज जो है 11 बजे में क्या होने वाला है, नॉन हिंदी और उर्दू। आप लोग का बहुत डिमांड था सर नॉन हिंदी और उर्दू का, मेरा क्या होगा। तो नॉन हिंदी और उर्दू के लिए जो है ना, वो क्या आने वाला है, क्लास स्टार्ट होने वाला है। आज आज घोषणा होगा और 2-4 दिन में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उसमें नॉन हिंदी और उर्दू वाले लोग जो है उनका भी टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना। नॉन हिंदी और उर्दू के लोग भी तैयार हो जाए अपना तैयारी के लिए, है ना। और आज से उसका जो है ये बच चुका है। तो आज से आप लोग के सामने नया नया बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, जिसमें पहला चीज़ तो आपको यही देखने को मिलेगा, नॉन हिंदी और उर्दू। तो जो भी लोग होंगे नॉन हिंदी और उर्दू वाले वो जरूर आ जाएंगे, ठीक ना। कितने बजे, 11 बजे सबको अपने जितने भी आपके दोस्त वगैरह होंगे सबको आपको लेके पहुंच जाना है यहाँ। कितना बजे, 11 बजे पहुंच जाना है। आप लोग भी आइएगा, जो जिनका नॉन हिंदी उर्दू नए हो वो भी आ जाइएगा देखने के लिए, है ना, ठीक ना। नहीं, आप लोग को नॉन हिंदी नहीं करना, उर्दू वालों को करना। 8 क्लास का जो हिंदी होता है उसी को नॉन हिंदी कहा जाता है। नॉन हिंदू हम लिख दिए हैं, नॉन हिंदी होगा, नॉन हिंदी और उर्दू, ठीक ना। तो नॉन हिंदी का जो क्लास होगा वो ऐप पे होगा, और वो मतलब संजय सर या हम करवा देंगे आपको, और उर्दू के आपके टीचर जो है वो करवा देंगे आपको, ठीक ना। तो आ जाइएगा। उसके बाद शाम में आपका क्रैश कोर्स आने वाला है, तो उसमें तो आपको भारी से भारी मात्रा में पहुंचना है ना। पूरे गांव के जो है ना, पूरे गांव को लोगों को लेकर के, और तब आना है कहाँ, क्रैश कोर्स में। शाम में जब क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग होगा तो आप लोग जो है ना पूरे गांव में हल्ला कर दीजिएगा कि आज जो है दिशा ऑनलाइन क्लासेस का क्रैश कोर्स आने वाला है। सब लोगों को आना है ना, सब लोगों को आना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के क्रैश कोर्स के लॉन्चिंग में, ठीक ना। समझ गए। और कुछ समझना है, और कोई दिक्कत है तो बताइए। बाद बाकी हम लोग मिलेंगे कब, कल मिल लेंगे। चले। हाँ हाँ, वो हम पढ़ा देंगे 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। हाँ, पंपलेट बंटवा देंगे। हाँ, पंपलेट उम्पलेट छपा के बंटवा दीजिएगा आज, है ना। स्टेटस वगैरह में पूरा आप लोग पूरा एकदम लगा दीजिएगा, है ना। जहाँ भी है, जितने भी आपके पास हैं लोग, सबको बता दीजिएगा कि अब आपका जो है मोस्ट डिमांडेबल जो चीज़ है वो आने वाला है। सब लोग को आना है ना। मैं पूरा मुंबई को बुला के आऊँगा, ठीक है। देखते हैं कितना आता है मुंबई वाला, मुंबई का जनसंख्या कितना, आप कितना को लेके आते हैं। रात में आप लोग पता चलेगा ना, आप लोग कितना लोगों को लेके आते हैं। पूरा गली मोहल्ला धुआं धुआं कर देंगे, अच्छा। एकदम पूरा गली मोहल्ला धुआं धुआं कर देना है। हर जगह दिशा ही दिशा दिखना चाहिए ना, हर जगह दिशा ही दिशा दिखना चाहिए। पूरा बिहार को दिशा दिखाएगा दिशा ऑनलाइन क्लास। नोट्स जल्दी दीजिए। हाँ, अभी हम जा रहे हैं नोट्स चेक करने के लिए। नोट्स जो आज आप लोग का चेक कर देंगे, भारत में राष्ट्रवाद आर का जो भी बचा हुआ है, देखते हैं जितना दे सकते हैं उतना आज हम दे देंगे। फिर और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो वो सब भी पूरा नोट्स वगैरह आपको हम दे देंगे, ठीक ना। 10वां का तैयारी कब शुरू करेंगे, 2025 के लिए, तो वो आपका मार्च से शुरू होगा। पहले आप तो इनको एग्जाम दिलवा दीजिए अपने बड़े भाई बहन को, फिर आप लोग का चलेगा, ठीक ना, फरवरी से। ठीक है, तो आज हम लोग चल रहे हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और
आपके आज के क्लास में क्या क्या सीखे, तो फैक्ट्स आप जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। आज के क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिला है ना, ये भी आप लिखने का प्रयास करिएगा। और आप और भी जो भी चीज़ आप दिशा ऑनलाइन क्लास के बारे में कोई समस्या हो तो आप वो चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोग को बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है, चलिए।